Hey everyone, I am Yash Khandlewal and I welcome you to my YouTube channel. Guys, I am back with another video and आज से रिवीजन वीडियो हम करने वाले हैं इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड एफटीएस। इससे पहले हमने किया है DTAA पूरे क्वेश्चन के साथ, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं, नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बनाए आप लोग के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सर आप ये इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं? इसमें आप रेसिडेंशियल स्टेटस और पोएम वाला चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे या फिर स्पेशल रेट्स क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि क्या होता है कि देखो, एनआर टैक्सेशन में 3 चीज़ें आती है। एक तो ये इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस वाला एक पार्ट है, एक वो स्पेशल रेट्स वाला पार्ट है 115 ABACAD और 115 CCI तक। तीसरा पार्ट है पोएम वाला, जिसमें हम पोएम पढ़ते हैं और रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं, वो वाला पार्ट है। अगर आप तीनों एक साथ पढ़ने जाओगे ना तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, बहुत एकदम सब मेस्ड अप लगता है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है याद करने की। तो व्हाट आई डू इज़, मैं इसको पढ़ाता हूँ 3 अलग अलग पार्ट में। एक हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस, ये अच्छे से पढ़ लो। एक मैं आपको स्पेशल रेट्स पढ़ाऊंगा, वो सिर्फ याद करने का एकदम चीज़ें, वो अच्छे से याद करा दूंगा। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस और पोएम वगैरह, वो समझने का थोड़ा टेक्निकल है, वो अच्छे से पढ़ाऊंगा। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें हम सब में क्वेश्चन साथ में करने वाले हैं। इसमें भी इसके जितने रिलेवेंट क्वेश्चन हैं हम साथ में पूरे करने वाले हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम इसमें 3 सेक्शन पढ़ने वाले हैं। एक तो सेक्शन 9, एक तो सेक्शन 115A, एक तो सेक्शन 44DA। सर सेक्शन 9 क्या है? 9 बोलता है इनकम डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया। अब सेक्शन 9 में हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब इनकम डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ 115A क्या बोलता है? टैक्स ऑन रॉयल्टी एफटीएस इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन केस ऑफ एनआरएफसी। अब ये जो इनकम डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया अपन सेक्शन 9 में पढ़ेंगे, वो जो जैसे इंटरेस्ट की इनकम है उस पर रेट कितना लगता है वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 115A में। ठीक है, क्या बोला मैंने? सेक्शन 115A में हम रेट्स पढ़ते हैं, कितने रेट पर टैक्सेबल होता है वो। 9 में हम समझते हैं कि हाँ ये डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया हो रही है। सेक्शन 115 में हम क्या पढ़ेंगे कि कितने रेट पर टैक्स हो रही है वो। ठीक है, और 44DA है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग इनकम बाय रॉयल्टीज एक्सेट्रा इन केस ऑफ एनआरएफसी। ठीक है, ये पी वाला सेक्शन है कि अगर पी इंडिया में रहा तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9 बोलता है इनकम डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया। ये सब इनकम जो इसमें लिखी है वो सब इनकम डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया होती है। फर्स्ट आपका सबसेक्शन है उसमें, एनी इनकम अर्न थ्रू एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सिर्फ ये क्या है बिजनेस कनेक्शन, ये हम पढ़ने वाले हैं पोएम वाले चैप्टर में, बिजनेस कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए स्किप कर रहे हैं इसको। सेकंड हम पढ़ रहे हैं इनकम अर्न अंडर द हेड सैलरीज इफ इट इज अर्नड इन इंडिया। ठीक है, इनकम अर्न अंडर द हेड सैलरीज इफ इट इज अर्न इन इंडिया। अगर इंडिया में अर्न की गई है तो वो तो इंडिया में अक्रू होती है। इट इंक्लूड्स सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। क्या बोला मैंने? सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। अब एक बात समझो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद कर लो ये चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी चीज़ पे कर रही है, सैलरी इंटरेस्ट डिविडेंड कोई भी चीज़ पे कर रही है, वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। क्या बोला मैंने? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सैलरी इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी एफटीएस कुछ भी पे कर रही है तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। ये बात एकदम गांड बांध लो बोलते हैं ना, एकदम मतलब याद कर लो ये चीज़। दूसरी चीज़ सैलरी पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, सैलरी पेबल फॉर, थर्ड है सैलरी पेबल फॉर रेस्ट पीरियड, लीव पीरियड preceded and succeeded by services rendered in India and forms part of service of employment। अब ये क्या बात हुई? देखो, ये रेस्ट पीरियड लीव पीरियड समझाता हूँ आपको। पहले सबसे पहले क्या होता है कि आप जब इंडिया में सैलरी मतलब जॉब करने आए, बाहर से कोई बंदा आया, अब वो आया जुलाई में मान लो, और नवंबर तक वो सैलरी इंडिया में जॉब पे है, नवंबर तक। उसके पहले उसको जुलाई से अप्रैल टू जुलाई उसको लीव पीरियड दिया गया कि तुम अभी लीव पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे देंगे हम तुमको। नवंबर में जब उसकी ख़त्म हुई तब उसको रेस्ट पीरियड देती है। तो जो इमीडिएटली प्रीसीड हो रहा है और सक्सीड हो रहा है, ये जो एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वाला पीरियड है उससे, ये पार्ट भी इंडिया में आता है अगर इट फॉर्म सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर से पढ़ते क्या बोलते हैं, सैलरी पेबल फॉर रेस्ट पीरियड, लीव पीरियड preceded and succeeded by services rendered in India and forms part of service of employment। देखो एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो मैंने बताया जैसा अभी कि 1 जुलाई से 15 दिसंबर तक मान लो कि वो इंडिया में सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है। अब ये तो हो गया लेस देन 182 डेज। ठीक है, ये 182 डेज से कम हो गए, मतलब एनआर है। अब अगर ये जो ये वाली इनकम है इसकी अपन ऐसे छोड़ देते इसको,
पर ये जो 1421 से 30 जून तक अगर उसको रेस्ट पीरियड दिया गया है इंडिया के बाहर और इसके बाद लीव पीरियड दिया है और इसकी अगर उसको सैलरी मिल रही है वहाँ पे, ठीक है, इट फॉर्म सर्विस ऑफ टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड है ये भी इंडिया की इनकम में इंक्लूड होगा। सिर्फ ये नहीं रहेगा, इसमें ये भी इंक्लूड होगा, यही बोल रहा है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ब्लू कलर से कुछ लिखा है। अब देखना जहाँ भी हमने इस नोट्स में ब्लू कलर यूज़ किया है ना आगे, वहाँ पे हमने हिंदी में थोड़ा सा लिख दिया है उसके बारे में, जो भी अपन अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। अगर आप नोट्स पढ़ोगे बाद में तो आपको ये पढ़ के एकदम समझ में नहीं आए, तो मैंने जहाँ ज़रूरत है वहाँ हिंदी में लिख दिया है, उससे थोड़ी हेल्प होती है अंडरस्टैंडिंग में। तो मैंने क्या लिखा पढ़ते हैं हम, कोई इंडिया में अपनी सर्विसेज देता है कुछ पीरियड के लिए और उसके जस्ट आगे या जस्ट पीछे का पीरियड अगर रेस्ट पीरियड लीव पीरियड मिलता है उसको, उसके पैसे मिलते हैं, तो वो भी सैलरी में इंक्लूड होगा, वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट जो भी पेमेंट करती है वो टैक्सेबल होता है इंडिया में, ठीक है। एक एक्सेप्शन है उसका, एक ही, सिर्फ एक ही, ठीक है। एनी अलाउंस और परक्यूसिट पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नहीं समझ में आया, फिर से बोलता हूँ। एनी अलाउंस और परक्यूसिट पेड और अलाउड एज सच, ठीक है, आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई अलाउंस या परक्यूसिट पे कर रही है किसी बंदे को जो इंडिया के बाहर काम कर रहा है, इंडिया के बाहर कोई इंडियन सिटीजन, बंदा मतलब इंडियन सिटीजन, अगर इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर काम कर रहा है एंड उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउंस और परक्यूसिट दे दी है, तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। अगर मैं इतने बार इस पर वो क्यों कर रहा हूँ, प्रेशर क्यों दे रहा हूँ, कुछ इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये MCQ में आ सकता है। वो कैसे आएगा बताऊँ, कि 20 लाख उसकी सैलरी है बंदे की, इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया 20 लाख सैलरी है, गवर्नमेंट पे कर रही है उसको, और गवर्नमेंट उसको साथ में 3 लाख रुपए ये भी दे रही है, क्या है आपका परक्यूशन अलाउंस दे रही है। तो अब MCQ में पूछेगा आपको कि टैक्सेबल क्या रहेगा, 20 लाख रहेगा पूरा 23 लाख रहेगा, तो आपको बताना पड़ेगा 20 लाख टैक्सेबल रहेगा और परक्यूशन अलाउंस जो 3 लाख का मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट रहेगा उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोर्थ, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया की कोई कंपनी ने डिविडेंड पे किया आउटसाइड इंडिया तो ये भी टैक्सेबल रहेगा, ये भी डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया होगा। अब जो भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये डीम टू अक्रू एंड राइज इन इंडिया पढ़ रहे हैं अपन, ये बात ध्यान रखना बार बार, ठीक है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने गवर्नमेंट वाला पॉइंट लिखा है ना, ये सबसेक्शन 3 है, यहाँ लिखा मैंने आगे, ये मतलब मैंने 2 के अंदर ही लिख दिया इसको, बड़ी सबसेक्शन 3 है ना, वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए लिखा मैंने, क्योंकि आगे भी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला आने वाला है सब जगह। अब देखो पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट पे की है, कोई भी आपसे बाहर के बंदे से लोन ली है, डिबेंचर्स इशू की है, बॉन्ड इशू की है, कुछ भी की है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट पे कर रही है तो दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। अब इंटरेस्ट पेएबल बाय अ पर्सन हु इज रेसिडेंट फॉर डेट इनकर्ड और मनी बोरोड एंड यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। अब क्या बोल रहा है कि अगर कोई रेसिडेंट पे करता है और तो क्या होगा, इंटरेस्ट टैक्सेबल कैसे होगा। देखो मान लेते हैं, अपन एग्जांपल समझाता हूँ ये, कि मान लो रिलायंस ने पे किया, ठीक है। अब रिलायंस ने बाहर पे किया, किसी बाहर से उन्होंने लोन लिया या फिर डिबेंचर इशू किए। अब रिलायंस वो पैसा अगर इंडिया में जो लोन लिया उसने वो यूटिलाइज कर रहा है अपने बिजनेस में, या फिर कोई भी दूसरी इनकम अर्न करने के लिए कर रहा है, क्या बोला मैंने, या तो वो बिजनेस में यूटिलाइज कर रहा है या फिर फॉर अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स इन इंडिया। ये अगर ऐसा कर रहा है रिलायंस, तो वो जो उसने लोन लिया, उसको जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो होगा टैक्सेबल, मतलब डीम टू राइज इन इंडिया, और वो होगा टैक्सेबल। क्या बोला मैंने, कि अगर रिलायंस बाहर से लोन लेता है, रेसिडेंट रिलायंस ना, बाहर से लोन ले रहा है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, और वो जो लोन लिया उसने वो अमाउंट इंडिया में यूज़ कर रहा है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए या फिर दूसरी इनकम को अर्न करने के लिए, तो वो जो उसने इंटरेस्ट पे किया वो क्या होगा, वो होगा डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय अ पर्सन हु इज नॉन रेसिडेंट फॉर डेट इनकर्ड और मनी बोरोड एंड यूज्ड फॉर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सेम पॉइंट है, पर यहाँ पे कटा हुआ है। सर ये कटा हुआ क्यों है, बताता हूँ।
कि मान लो कोई नॉन रेसिडेंट है, बाहर का दुबई का इंसान है कोई, ठीक है, वो कोई दूसरे नॉन रेसिडेंट को पे करता है इंटरेस्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं अपन, इसमें एग्जांपल लिया मैंने, हाँ मान लो मिस्टर टोनी स्टार्क है। टोनी स्टार्क आपको सबको पता होगा, आयरन मैन। उसने दूसरे बंदे से लोन लिया, मिस्टर स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका से उसने लोन लिया, ठीक है। और वो क्या करता है, दोनों नॉन रेसिडेंट है अब, और वो इंडिया में पैसा लगाता है, ठीक है। अब टोनी स्टार्क अगर इंडिया में बिजनेस कर रहा है कोई, तो वो टैक्सेबल होगा इंडिया में, डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया हो जाएगी वो इनकम। बट अगर टोनी स्टार्क ना बिजनेस के अलावा कोई और चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। वो यहाँ पे कटा हुआ है, जो कटा हुआ है ना, अमेंड हुआ है, इस बार अमेंड नहीं हुआ, पहले से अमेंडेड है ये, कि अ पर्सन हु इज नॉन रेसिडेंट फॉर डेट इनकर्ड और मनी बोरोड एंड यूज्ड फॉर, ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। ये कटा हुआ है, मतलब कोई एक एनआर दूसरे एनआर से लोन लेता है फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस और प्रोफेशन लिखा है, ये थोड़ा सा मतलब कुछ हो गया है वहाँ पे, डिजाइन करते करते हो जाता है। तो वो जो इंटरेस्ट पे करेगा, इट विल नॉट बी डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया, ठीक है। एक एनआर दूसरे एनआर से बिजनेस के अलावा कोई और चीज़ के लिए अगर लोन ले रहा है और उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इट विल नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, देखो फिर से बोल रहा हूँ, अगर टोनी स्टार्क स्टीव रॉजर्स से लोन लेता, ठीक है, और वो इंडिया में बिजनेस के लिए यूज़ करता, वो दोनों नॉन रेसिडेंट है और इंडिया में बिजनेस में यूज़ होता वो पैसा लोन का, तो जो इंटरेस्ट होता है वो डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया होता, ठीक है। बट अगर वो जो लोन ले रहा है और वो जो लोन लेके पैसा इंडिया में लगा रहा है और बिजनेस या बिजनेस प्रोफेशन के अलावा दूसरी कोई इनकम से पैसा अर्न कर रहा है, तो उस केस में वो इंडिया में इंटरेस्ट डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया नहीं होगा। एग्जाम्पल फिर से पढ़ लेता हूँ। इफ अ नॉन रेसिडेंट मिस्टर टोनी स्टार्क टेक्स लोन फ्रॉम अनदर नॉन रेसिडेंट मिस्टर स्टीव रॉजर्स एंड इन्वेस्ट द अमाउंट ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंटरेस्ट पेबल बाय टोनी टू स्टीव विल नॉट बी डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया, क्योंकि ये शेयर से डिविडेंड वगैरह आएगा जो बिजनेस नहीं है, वो दूसरी इनकम में दूसरे तरीके से इनकम अर्न कर रहा है वो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ इंटरेस्ट के केस में है, रॉयल्टी एफटीएस केस में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इंटरेस्ट के केस में है कि अगर नॉन, और वो भी नॉन रेसिडेंट वाले पॉइंट पे, अगर रेसिडेंट ने पे किया है तो किसी भी तरीके से इनकम आए वो टैक्सेबल होगी इंडिया में। बट अगर नॉन रेसिडेंट ने पे किया है तो बिजनेस को छोड़ के दूसरी कोई इनकम डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया नहीं होगी। ये सिर्फ इंटरेस्ट के केस में है, रॉयल्टी एंड एफटीएस के केस में नहीं है ये चीज़। देखो यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ने वाले अपन, तो रॉयल्टी एफटीएस केस में नहीं है ये चीज़, सिर्फ इंटरेस्ट के केस में। अब अपन पढ़ते रॉयल्टी, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पता है सर, आपने बता दिया है पहले, हमको पता है, याद हो गया वो, ठीक है। अब सेकंड वाला पॉइंट भी याद हो गया सर, अ पर्सन हु इज रेसिडेंट वेयर द रॉयल्टी इज पेबल फॉर राइट्स प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। सर आपने बता दिया सर, रॉयल्टी पे किया किस चीज़ के लिए, जो भी उसने राइट्स लिया रॉयल्टी पे करके, अगर वो बिजनेस के लिए यूज़ हुई इंडिया में या फिर कोई इंडिया में दूसरी इनकम अर्न करने के लिए हुए, तो डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया हो जाएंगे। सर पता है हमको, याद हो गया सर, याद हो गया। तीसरा, अ पर्सन हु इज नॉन रेसिडेंट वेयर द रॉयल्टी इज पेबल फॉर राइट्स प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट में क्या था, ये कट गया था, पर बाकी जगह मैंने आपको बताया सेम है। मतलब कोई भी इनकम से, मतलब रॉयल्टी एक नॉन रेसिडेंट है, टोनी छोड़ दो, दूसरा, अब मिस्टर टॉम ने मिस्टर हैरी से लोन लिया, नॉन रेसिडेंट लोन नहीं, सॉरी, अगर वो रॉयल्टी पे कर रहा है उसको, ठीक है, और रॉयल्टी से जो राइट्स एक्वायर किया मिस्टर टॉम ने, वो इंडिया में कोई भी चीज़, कोई भी तरीके से इनकम अगर अर्न करने के लिए यूज़ हो रही है, कोई भी इनकम बिजनेस से या फिर दूसरी इनकम, तो वो भी टैक्सेबल डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया होंगे, टैक्सेबल इन इंडिया होंगे, ठीक है। मतलब सुबह सिर्फ इंटरेस्ट में पॉइंट था। मैं बार बार इतना प्रेशर क्यों कर रहा हूँ उस पर, क्योंकि वो पॉइंट रहते हैं जो क्वेश्चन आते हैं जिस पे, और आपको याद हो जाना चाहिए। इतने बार मैं रिवाइज करा दूँ कि आपको याद ही हो जाए, यहीं पे याद हो जाए पूरा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो तीनों पॉइंट सेम है हर जगह। एफटीएस पढ़ते हैं अपन, आपको मैं बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पहले से पता होगा ये। इनकम बाय पे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर पता है सर, कितने बार पढ़ाओगे सर, हम तो बोर हो गए, हम याद हो गया सर, एकदम रट गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अ पर्सन हु इज रेसिडेंट वेयर द फीस इज पेबल फॉर सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स इन इंडिया। सर याद हो गया। अ पर्सन हु इज नॉन रेसिडेंट वेयर द फीस इज पेबल फॉर सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। सर इतना सर एकदम पूरा याद ही करा दियो सर आपने, तो अभी से याद हो गया हमको पूरा,
ठीक है। तो इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस आपने देख लिया, इसमें सेम है सब में, बस यहाँ पे एक इंटरेस्ट में डिफरेंस है ना। ठीक है सर, एकदम याद हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। 8th पॉइंट है इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी referred to in section 56 subsection 2 subsection 10 paid by a person resident in India to a non-resident or foreign company। अब 56(2)(x) क्या होता है? ये होता है सर गिफ्ट का सेक्शन। मतलब गिफ्ट कब टैक्सेबल होता है? जब कोई सम ऑफ मनी पे करता है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को। देखो यहाँ पे लिखा है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी referred to in section 56 to 10 paid by a person resident in India to a non-resident or foreign company। अगर कोई बंदा इंडिया में रह के बाहर पे करता है, अगर वो सिर्फ सम ऑफ मनी पे कर रहा है तब ही गिफ्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अगर वो कुछ काइंड में दे रहा है, उसको कुछ कार दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो उसमें ये वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। इसका मतलब गिफ्ट में सम ऑफ मनी को छोड़ के कुछ और गिफ्ट किया तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर किसी ने, मैंने बाहर, मेरा दोस्त रहता है दुबई में, आशुतोष, उसको मैंने पैसा भेजा, गिफ्ट किया पैसा कुछ 50,000, मतलब 50,000 के ऊपर कुछ भी गिफ्ट पे किया उसको 50,000 के ऊपर, तो अब उसके हाथ में ये जो पैसा रहेगा वो डीम टू अक्रोर राइज इन इंडिया होगा इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 8 के तहत। ठीक है, अब हम पढ़ते सर, हमने पढ़ लिया सर कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस और डिविडेंड पढ़े अपन ने, ध्यान रखना ना। देखो ऊपर डिविडेंड भूल जाओगे इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस में, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब सर हमने ये सब तो पढ़ लिया सर कि ये डीम टू अक्रोर राइज इन इंडिया कब होता है। ठीक है सर, अब इसमें रेट बता दो हमको, रेट भी याद करा दो। आपने याद तो करा दिया सर क्यों होता है ये। ठीक है, आपको समझ में आया ना कि बेसिकली क्या हो रहा है कि इनकम डीम टू अक्रोर राइज इन इंडिया कब हो रही है? जब इंडिया से कोई बाहर पैसा भेज रहा है या फिर कुछ भी यूज़ हो रहा है, रॉयल्टी, एफटीएस, कुछ भी अगर बाहर दे रहा है और वो चीज़ इंडिया में बिजनेस के लिए या फिर दूसरी इनकम अर्न करने के लिए अप्लाई हो रही है, मतलब वो चीज़ यूज़ हो रही है इंडिया में इनकम अर्न करने के लिए, बिजनेस की या फिर दूसरी इनकम अर्न करने के लिए, तो अपन उसको डीम टू अक्रोर राइज इन इंडिया कर रहे हैं, और या तो गवर्नमेंट ने पे की। ठीक है, ये चीज़ बेसिक उसका अंडरस्टैंडिंग पूरे सेक्शन 9 का कि कौन सी कोई कुछ इनकम है जो हम, मतलब है तो बाहर वाले बंदे की, नॉन रेसिडेंट की इनकम है, पर इंडिया वाला उसको पे कर रहा है या फिर कोई बाहर वाला पे कर रहा है, पर वो बिजनेस इनकम उससे इंडिया में हो रही है। वो चीज़ें सब यूज़ हो रही है इंडिया में बिजनेस करने के लिए, समझ रहे हो? इंडिया में बिजनेस करने के लिए वो चीज़ें यूज़ हो रही है, इसलिए उस पर इंटरेस्ट जो भी है वो इंडिया में डीम टू अक्रोर राइज हो रहा है, या फिर रॉयल्टी या फिर एफटीएस है या फिर डिविडेंड है, वो इंडिया में हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? डीम टू अक्रोर राइज। ठीक है, तो सर अब टैक्स रेट्स याद करा दो सर, बहुत हो गया सर। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं टैक्स रेट्स। अब हमने पढ़ा था इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न अदर देन 2, 3, 4 और 5 बिलो। अगर इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कंसर्न इंटरेस्ट पे करेगी और मनी बोरोड होना चाहिए यहाँ पे फॉरेन करेंसी में, ध्यान रखना, मनी बोरोड काय में होना चाहिए? फॉरेन करेंसी में। अगर इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कंसर्न पे कर रही है अदर देन 2, 3, 4, 5 बिलो, अब 2, 3 और 4, 5 नीचे है, उसको छोड़ के अपन सिर्फ पहले वाला पढ़ रहे हैं कि अगर 2, 3, 4, 5 स्पेसिफिक सेक्शन है, ये जनरल सेक्शन है, तो 20% इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट पे 20% टैक्स लगेगा। कितना? 20%। सर 20% कंसेशनल है क्या? हाँ बेटा, अगर मान लो नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी रहती है तो फॉरेन कंपनी कितना रेट लगता है? 40%, तो ये 20% टैक्स है। अब मेरे को बताओ एक चीज़, आपको समझाता हूँ एक चीज़ कि सर ये कंसेशनल रेट हम दे क्यों रहे हैं इंटरेस्ट पे? क्यों इंटरेस्ट पे हम इतने कम में टैक्स कर रहे हैं? देखो क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं कि बाहर की जो कंपनीज़ हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। उनको बाहर में ना एफडी वडी पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता नहीं है। उन लोग जब बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो कई जगह तो उनसे पैसे खुद ही ले लेते हैं एफडी के, कि आपने एफडी में हमने आपका पैसा सेव किया तो आप पैसा हमको चार्जेस दो करके, तो उसको उनको इंटरेस्ट बाहर बहुत कम मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इंडिया में उनको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और साथ में उनको टैक्स भी कम लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा इंडिया में बढ़ेगा बेसिकली, इसलिए प्रोविजंस आए हैं। ये कंसेशनल रेट इसलिए लग रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि बाहर का पैसा इंडिया में आए। ठीक है, तो 20% ये भी कंसेशनल रेट है। 40% अगर टैक्स लगता है कंपनी को तो 40% ज़्यादा होता है ना, तो 20% इंटरेस्ट अगर कोई बंदा लोन दे रहा है तो आप 20% टैक्स लगाओ उसके इंटरेस्ट पे। ठीक है, ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे भी मैंने रेड और ब्लू किया हुआ है, तो जहाँ ब्लू है ना वहाँ पे नो कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी है।
देखो 3 जगह कोई फॉरेन करेंसी के इन्वेस्टमेंट की कंडीशन नहीं है, 2 जगह है। तो ये भी चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में अगर रुपीज़ में दिया रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि पैसा लोन जो आया है वो रुपीज़ में आया है, इंडियन करेंसी में आया है, ठीक है। अगर वहाँ डॉलर्स या फिर कोई भी दूसरे पाउंड वगैरह में दिया है तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या हुआ है कि फॉरेन करेंसी में आया है, ठीक है। तो कुछ जगह कंडीशंस है कि वहाँ फॉरेन करेंसी में ही होना चाहिए, तो वो चीज़ ध्यान रखना। वो क्वेश्चन में आपको घुमा सकता है, वहाँ क्या करेगा वो इंडियन करेंसी दे देगा। अगर वहाँ पर इंडियन करेंसी दिया उसने तो आप क्या करोगे, क्या करोगे बताओ? इंडियन करेंसी में कंफ्यूज हो जाओगे, 20% कंसेशनल रेट दे दोगे, पर ये एप्लीकेबल ही नहीं है, वो 40% एप्लीकेबल हो जाएगा उसको। यहाँ पे मनी बॉरोड इन फॉरेन करेंसी कंडीशन है, फॉरेन करेंसी मनी बॉरोड होना चाहिए तब ही 20% रेट लगता है ना, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 194 LB फ्रॉम एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड रिफर्ड इन सेक्शन 1047। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड होता है, अगर उसमें कोई बंदा पैसा पे कर, मतलब उसमें डेट फंड में पैसा डालता है, तो उस केस में रेट लगता है 5% ऑफ सच इंटरेस्ट, 5%। अगर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट पैसा डालेगा तो उससे जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर 5% लगेगा, ठीक है। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी की, वो बंदा फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करे, इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 5% सच इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, ट्रांजेक्शनल रेट। अब तीसरा है इंटरेस्ट पेबल बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट ऑन, ठीक है, लोन अग्रीमेंट, रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड, एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड। क्या बोला मैंने? लोन अग्रीमेंट, रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड और एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड। अगर इन चीज़ में इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट इंटरेस्ट पे करती है तो 5% रेट रहता है, या फिर when any RDB मतलब रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड और एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड इज लिस्टेड ओनली इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड IFSC। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड या फिर कोई भी रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड अगर IFSC में लिस्टेड है तो उस केस में 4% रेट लगता है। कितना? 4%। गवर्नमेंट चाहती है कि IFSC में जो चीज़ें हैं, जो बॉन्ड्स है, जो लिस्टेड है, उस पर बाहर से लोग इन्वेस्ट करें, इसलिए उसमें और कंसेशन दिया, 4% लिया, सिर्फ 4%। 4% क्या होता है भाई? टैक्स कुछ भी नहीं होता 4%, बहुत कम है 4% टैक्स। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग IFSC में इन्वेस्ट करें, जो मोदी जी ने बनाया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, उसमें लोग आके इन्वेस्ट करें, उसमें पैसा बढ़े, चाहते हैं लोग, चाहते हैं मोदी जी, तो इसलिए वो इस पर और कम रेट लगा दिया। फिर से सुनो क्या होता है, अगर इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट लोन अग्रीमेंट, रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड या फिर एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड में पैसा पे करती है, इस पे इन्वेस्ट करती है, उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका 5% ऑफ सच इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, 5%, ठीक है, टैक्स लगता है। अगर RDB या एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड इज लिस्टेड ओनली ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन IFSC, अगर IFSC में लिस्टेड है सिर्फ, तो 4% ऑफ सच इंटरेस्ट उनको टैक्स लगता है, ठीक है। चलो, अब इसमें मनी बॉरोड इन फॉरेन करेंसी होना चाहिए, जो लोन वाली बात है, इसमें मनी बॉरोड इन फॉरेन करेंसी होना चाहिए, तभी 5% या 4% का कंसेशन मिलेगा, ध्यान रखना। अब क्या होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो रहते हैं या फिर क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं RDB ऑफ इंडियन कंपनी, रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, या फिर म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी। अब ये अमेंड हुआ है, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी क्या होती है कि म्युनिसिपल, आजकल जैसे मुंबई का जो BMC है, उनने ना बॉन्ड्स इशू किए अपने, तो जैसे ही बॉन्ड्स इशू किए ना, तो शायद 200-300 करोड़ जितने भी बॉन्ड इशू किए उन्होंने, तो तुरंत FII ने पूरे बॉन्ड ले लिए, उसके बॉन्ड पूरे खरीद ली। क्यों खरीद ली? मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट आया वहाँ से। क्यों आया? क्योंकि ये FII जो रहती है, ये इंडिया में इन्वेस्ट करने देखती रहती है, क्योंकि ये म्युनिसिपल का डेट सिक्योरिटी, म्युनिसिपल डेट है ये म्युनिसिपल जो BMC है, ये कहीं भाग तो नहीं रही है, इनका पैसा सिक्योर है यहाँ पे। तो म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन रहते हैं, वो भी आजकल बॉन्ड इशू करते हैं अपने, तो उस पर भी अगर कोई इंटरेस्ट मिला FII या QII को, तो वो भी 5% पे टैक्सेबल रहेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि तुम जाओ इंडिया में आओ, कैसे भी इन्वेस्ट करो, बस कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है RDB ऑफ इंडियन कंपनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी में, तो कंडीशन नहीं है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी की, 5% ऑफ सच इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इन द नेचर ऑफ SPV रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। अगर बिजनेस ट्रस्ट में कोई इन्वेस्ट करता है और उससे इंटरेस्ट मिलता है, तो उस पर 5% टैक्स लगता है उस इंटरेस्ट का। इसमें भी नो कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी। अब सर ये नो कंडीशन का है समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जहाँ अपन ने लोन लिया है, ठीक है,
लोन अपना फॉरेन करेंसी में लेना चाहिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट आया ना वहाँ वहाँ करेंसी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो यहाँ पे दिख लो, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न, ठीक है, ये भी लोन वाला है, तब इसमें मनी बोरोड इन फॉरेन करेंसी होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड है इंटरेस्ट पेबल बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट ऑन लोन एग्रीमेंट, आरडीबी और एनी अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स है इस पे अगर ये लोन वाली जहाँ पे चीज़ें आ रही है, ठीक है, वहाँ पे फॉरेन करेंसी वाली वो आ रही है, क्या बोलते हैं, कंडीशन आ रही है। जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, उसमें कोई भी फॉरेन करेंसी का वो नहीं है। ये भी इन्वेस्टमेंट है, एफआई है, क्यूआईएफआई वाला, इसमें फॉरेन करेंसी का कुछ नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एसपी रिसीव फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट, ये भी जो एसपी वाला है इसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट का फॉरेन करेंसी का वो नहीं है, ठीक है। तो ये समझ गया। अब थोड़ा सा ना ये सर आपने बहुत हॉच पॉच करके लिख दिया सर, इतना सारा लिख दिया कंटेंट, हमको याद ही नहीं होगा सर ऐसे इंटरेस्ट रेट। तो ना थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए छोटा सा चार्ट बनाया आपके लिए, ठीक है। पहले नहीं बनाया था ये, पर बाद में जब मैंने खुद पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते मेरे को थोड़ा हॉच पॉच लगा कि यार इतना सारा एक साथ लिख दिया तो बच्चों को याद नहीं होगा। तो क्या बनाया मैंने, देखो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न के लिए 20% लगता है, सिंपल। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के 5%, इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट पे कर रही तो नॉर्मली 5% है, लिस्टेड इन आईएफएससी तो 4%, ठीक है। क्यूआईआई एफआईआई को पे कर रहे हैं अपन तो 5%, बिजनेस ट्रस्ट से इंटरेस्ट मिला तो 5%। तो देखो सब जगह 5% है, आईएफएससी में 4% है, और गवर्नमेंट या इंडियन कंसर्न से मिला इनको सबको छोड़ दो तो 20% है। स्पेसिफिक 5% ही सब जगह, 4% आईएफएससी में है और 20% गवर्नमेंट से या इंडियन कंसर्न से मिला, इन सबको छोड़ के तो, ठीक है। अभी बिजनेस ट्रस्ट का आपको याद आ रहा है कि सर 5% जो इंटरेस्ट है ये रेट याद आ रहा है कहीं पे सर? बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है सर ये। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं याद कराऊँ क्या फट से? बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर खोलूँ क्या? देखो बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर में दिखाता हूँ आपको। अच्छा, बिजनेस ट्रस्ट की भी अपने लेक्चर्स अवेलेबल है, जाके आपको देखना देख सकते हैं। ये देखो, अगर यूनिट होल्डर के हाथ में इंटरेस्ट पे होता है, ये देखो इंटरेस्ट पे हो रहा है, एनआरएफसी को हो रहा है तो 5%, देखो टीडीएस 5% करता है उसमें, ये देखो 5% लिखा है साफ साफ। थोड़ा लैंडस्केप एडजस्ट कर लेना, आप ऐसे देख लो इसमें कि जो एनआरएफसी ने इंटरेस्ट पे हुआ है एनआरएफसी को 5% रेट है उसमें, तो सब चैप्टर्स लिंक्ड है पूरे ना, तो यहाँ पे 5% पढ़ रहे हैं हम। देखो 5% डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट, 5% ऑफ सच इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसे कुछ नोट्स हैं, इंटरेस्ट वाले सेक्शन के नोट्स हैं, ठीक है। एज पर सेक्शन 1015 इंटरेस्ट पेबल टू एनआरएफसी by a unit in IFSC on money borrowed by it on or after 1919 is completely exempt from tax। क्या बोला मैंने? अगर NRFC को जो इंटरेस्ट पे करता है IFSC on money borrowed by it on or after 1919 is completely exempt from tax, पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया ना। IFSC में कोई भी इंटरेस्ट अगर पेबल होगा NRFC को, कोई भी अगर मनी बोरोड किया IFSC ने, उस पर अगर इंटरेस्ट पे करा IFSC तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहेगा, ठीक है। As per section 10(4)(c), interest on RDB issued by Indian company or business trust during the period of 17/9/2018 to 31/3/2019 is completely exempt from tax। अभी 17/9 कैसे याद रखना है यार? ये 17 दिसंबर को ना मोदी जी का बर्थडे आता है, याद रखना। तो उस दिन से लेकर 31/3/19 तक completely exempt from tax रहेगा। कोई RDB अगर इशू हुआ है तो, इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने इशू किया RDB, तो उस पीरियड में completely exempt from tax है उसका इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड, अब ये बात समझो कि एनआरएफसी है, इन लोग इंडिया में आते हैं, इंडिया की कुछ इनकम कमाते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट की या रॉयल्टी की या एफटीएस की कुछ भी छोटी मोटी इनकम कमाते हैं, तो सिर्फ वो इनकम कमाते हैं और उस पर टीडीएस भी कट जाता है उनका, तो इनको अलग से रिटर्न पे करने की, रिटर्न फाइल करने की जरूरत है क्या? है क्या? अगर मान लो टीडीएस कम कटता तो फिर हम मानते भी कि ज़रूरत है, पर जब टीडीएस पूरा कट गया, जैसे 10% टैक्स लग रहा है उनको, 10% उनका या फिर 20% इंटरेस्ट टैक्सेबल है, उतना उसका टीडीएस कट गया है, तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है क्या? नहीं है। The assessor is not required to file ROI if total income consists of only income under section 115A. TDS has been deducted at rate which is not less than under section 115A। मतलब 5% आपका टैक्स था, 5% टीडीएस कट गया है, अब आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है क्या? सर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 28 to 44C एंड सेक्शन 57 इज डिडक्टेबल वाइल कंप्यूटिंग अबव इनकम। कोई भी बिजनेस जो एक्सपेंडिचर होता है सेक्शन 28 से लेकर 44C तक, कोई भी जो अपन पीजीपी में अपन पढ़ते हैं, वो कुछ भी इसमें अलाउड नहीं होगा, कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, ध्यान रखना ये बात।
और सेक्शन 57 जो अदर सोर्सेज के एक्सपेंसेस रहते हैं वो भी अलाउड नहीं होंगे ये इनकम कैलकुलेट करते टाइम। ठीक है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नॉट अलाउड ऑन अबव इनकम, इंटरेस्ट की इनकम पे कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 नहीं मिलने वाला। आगे अपन रॉयल्टी और डिविडेंड में पढ़ेंगे कि वहाँ पे डिविडेंड में नहीं, रॉयल्टी और एफटीएस में पढ़ेंगे वहाँ पे मिलता है। ठीक है, वो वहाँ मिलता है, अपन पढ़ेंगे आगे। अभी इसके अंदर कोई भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अबव इनकम करंट एज वेल एज ब्रॉट फॉरवर्ड। अब सर आप 28 से 44C तक दे ही नहीं रहे हो, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी 32 में आता है ना, वो भी कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अबव इनकम, करंट भी नहीं मिलेगा ना ब्रॉट फॉरवर्ड मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 28 से 44C तक अलाउड ही नहीं है। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज एप्लीकेबल अगेंस्ट अबव इनकम, मतलब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर इसमें तो लॉस हो नहीं सकता इंटरेस्ट में। अगर कोई और बिजनेस है इंडिया में इनका एंड उससे आपको अगर लॉसेस हो रहे हैं तो वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दूसरा सेक्शन आने वाला है, उसके पहले एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब क्या होता है, समझो कि कोई बाहर का बैंक है, उसकी इंडिया में पी है। ठीक है, अब बाहर की बैंक इंडिया को लोन दे रही है। ठीक है, अब इंडिया की बैंक उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है, तो अगर ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ये वो तो बी उसकी ब्रांच है ना, पी मतलब इंडिया में जो पी है उसकी ब्रांच है, तो ब्रांच जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो इंडिया में अक्रू होगा कि नहीं। ठीक है, इस पे आया एक्सप्लेनेशन सेक्शन 9 के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल बनाया है मैंने। क्या होता है कि एक डीबीएस बैंक है, डिजिटल बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर जो है, उसका हेड ऑफिस सिंगापुर में। ठीक है, उसका एक पी आउटसाइड इंडिया भी है, कौन सा, यूएसए में उसकी ब्रांच है एक डीबीएस बैंक की, और एक ब्रांच है इंडिया में। ठीक है, अब जो डीबीएस बैंक है इसमें रेड कलर सेम हो रहा है, हाईलाइटर अलग कलर का ले लेता हूँ, रुक जाओ, ब्लू कलर का ले लेता हूँ या येलो कलर का ले लेता हूँ। ठीक है, अब डीबीएस बैंक हेड ऑफिस इन सिंगापुर है, उसका वो लोन दे रहा है इंडिया को। ठीक है, डीबीएस बैंक इंडिया ब्रांच को। ठीक है, और जो डीबीएस बैंक का ब्रांच है यूएसए में, वो भी लोन दे रहा है इंडिया ब्रांच को। ठीक है, अब डीबीएस बैंक जो इंडिया में है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है इनको। ठीक है, जो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, और जो डीबीएस ब्रांच इंडिया में वो दूसरे मतलब अपने यहाँ पे लोन ये बांट देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो ये इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो इंटरेस्ट जा रहा है इनको, ये देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, जो इंटरेस्ट जा रहा है ये वाला, ये क्या इंडिया में डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया होगा क्या? ठीक है, ये इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पेड बाय डीबीएस बैंक इंडिया ब्रांच टू डीबीएस सिंगापुर एंड डीबीएस यूएसए इज डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सिंगापुर इन यूएसए। अब इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ये डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया होगा। क्यों? क्योंकि इंडियन पी जो है शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट पी एंड इट्स इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, वो सेपरेट पी मानी जाएगी, वो सिर्फ ब्रांच है उसकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेपरेट पी मानी जाएगी, सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी, और उसकी इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। वो जो इंटरेस्ट पे कर रही है एचओ को और अदर पी को, वो डिडक्टेबल मिल जाएगा एज एन एक्सपेंस इन इंडिया एज पर डीटेबल है। एज पर डीटेबल है, जो इंटरेस्ट पे कर रही है ना उनको, वो इंडिया में उसको अपन डिडक्शन दे देंगे उस चीज़ का, बट उनकी उसको सेपरेट पी मान के उसकी इनकम को इंडिया में टैक्स करेंगे। ठीक है, और उसको टीडीएस भी डिडक्ट करना पड़ेगा ये इंटरेस्ट पे करने टाइम। ठीक है, और डिडक्ट नहीं किया तो डिसअलाउड हो जाएगा वो इंटरेस्ट उसके हाथ में, और इंटरेस्ट पेनल्टी शैल बी लेविड फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। फिर समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, एकदम मेरी तरफ देखो, एकदम ध्यान से सुनो। क्या हो रहा है, इंडिया में एक ब्रांच है। ठीक है, कौन से बैंक की? डीबीएस बैंक सिंगापुर की। ठीक है, उसकी एक यूएस में ब्रांच है, यूएस एक इंडिया में ब्रांच है, एक यूएस में ब्रांच है उसकी, किसकी? डीबीएस बैंक सिंगापुर की। अब वो लोन दे रहा है किसको? इंडियन बैंक को, ये भी लोन दे रहा है इंडियन ब्रांच को। अब इंडियन ब्रांच इनको पे करेगी इंटरेस्ट दोनों को। ठीक है, पे कर दे इंटरेस्ट। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं सेक्शन 9 का, कि ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना इंडियन ब्रांच, इसको उनके हाथ में इनकम माना जाएगा इंडिया में। इट विल बी डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया, उसकी इनकम, और जो ये इंटरेस्ट पे कर रहा है उसको इंडियन ब्रांच का डिडक्शन मिल जाएगा इंडिया में। ठीक है, और जब ये इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस नहीं काटा तो उसको पेनल्टी लग जाएगी और डिसअलाउंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया उसको बहुत प्यार से। अगर कोई बाहर का बैंक का इंडियन ब्रांच अपने एचओ या दूसरे पी से लोन लेता है और इंटरेस्ट पे करता है, तो वो इंटरेस्ट बाहर के एचओ और पी की
इंडिया की इनकम बन जाएगी, मानी जाएगी, मतलब इंडियन डीएम टू ऑक्टोबर रेजिडेंट इंडिया हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का सेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आता है डिविडेंड का सेक्शन। टैक्स ऑन डिविडेंड एंड इनकम रिसीव्ड ऑन यूनिट्स इन केस ऑफ एनआरएफसी। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम गिवन बिलो इज 20%। डिविडेंड पे जो भी टैक्स रहेगा, डिविडेंड जो भी इंडियन कंपनी पे करेगी बाहर, उस पर 20% टैक्स रहता है। कितना? 20%। कितना बोला मैंने? 20%। ठीक है, अपन ने इंटरेस्ट में कितना पड़े? इंटरेस्ट में एक जगह 20% था, बाकी जगह 5% था, एक जगह 4% था। 4% कहाँ था? जहाँ पे आरडीबी या कोई बॉन्ड स्पेसिफिकली लिस्टेड है काय में, आईएफएससी के स्टॉक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, अगर वहाँ पे तो 4% था, बाकी सब जगह 5% और एक जगह 20%। ये क्या काय में था? इंटरेस्ट में था। अब डिविडेंड कितना रेट है सर? 20% रेट है। कितना? 20% डिविडेंड में। ठीक है सर। वेदर टोटल इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी और एनआर इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ distributed dividend from SPV received from business trust where such SPV exercises the option to be taxed as per section 115 BAA। अगर आपने बिजनेस ट्रस्ट पढ़ा है तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा ये, मेरे पास काम, चिंता मत करो। बिजनेस ट्रस्ट भी अपन पढ़ेंगे यहाँ जाके तुरंत, अभी रिवीजन कर लेंगे इस प्रोविजन, पर्टिकुलर प्रोविजन का। ठीक है, एनी अदर डिविडेंड इनकम शेयर्स, अच्छा, एनी अदर डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर्स वेदर परचेज इन इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी। कोई दूसरी डिविडेंड इनकम है शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी करेंसी से, या इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड परचेज इन फॉरेन करेंसी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1023 FD और ऑफ यूटीआई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी या बिजनेस ट्रस्ट अगर है, या फिर कोई इंडियन कंपनी के शेयर्स का डिविडेंड है, या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या फिर यूटीआई के यूनिट्स का डिविडेंड है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगा कितने रेट पे? 20% पे। ठीक है, अब देखो कि सर ये जो बिजनेस ट्रस्ट का आप बोल रहे हो, ये डिविडेंड टैक्सेबल होता है 20% पे। सर बिजनेस ट्रस्ट में हमने तो रेट 10% बढ़ा है सर, ऐसा है क्या सर? देखो, पढ़ते हैं अपन फिर से उस बिजनेस ट्रस्ट के चैप्टर में जाते हैं। ये देखो, अब इसको मैं सीधा नहीं कर सकता यहाँ पे, ये थोड़ा इशू है, टेक्निकल इशू। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है? यूनिट होल्डर के हाथ में कब टैक्सेबल होता है? अगर एसपीवी ने, देखो, डिविडेंड पे टैक्स पे किया है अंडर सेक्शन 115 BAA, अगर एसपीवी नॉर्मल रेट से टैक्स पे कर रहे हैं ना, तो डिविडेंड यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। बस ध्यान रखना, एसपीवी अगर नॉर्मल रेट से टैक्स पे कर रहा है तो डिविडेंड यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। ये आपने अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के मेरे वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लीजिए। बिजनेस ट्रस्ट बहुत जल्दी बहुत अच्छे से याद कराया मैंने उसमें। ठीक है, याद हो जाएगा आपको उसके बाद। पर अगर डिविडेंड क्या होता है, एसपीवी अगर टैक्स पे करता है अंडर सेक्शन 115 BAA, जो 115 BAA आपका 2019 के फाइनेंस एक्ट से अमेंडमेंट आया है, जो कंसेशनल रेट आया है, नई स्कीम आई है, अगर उसके तहत डिविडेंड पे करता है कौन? टैक्स पे करता है कौन? एसपीवी। तो डिविडेंड एनआरएफसी के हाथ में 10% टैक्सेबल होगा और अदर्स के हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट से। ठीक है, और टीडीएस कितना रहेगा? 10% रहेगा। सर यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं 20%, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? टीडीएस 10% काटेगा उसका। ये गड़बड़ हुई है इनकम टैक्स से, मतलब हमारी गवर्नमेंट से, तो ड्राफ्टिंग एरर हो गई है। तो फाइनेंस एक्ट 21 में ये ठीक हो गई, 20% कर दिया इसको, बट आपके एग्जाम के लिए ये गड़बड़ एप्लीकेबल है, 10% वाली गड़बड़ एप्लीकेबल है। मतलब क्या होगा कि जब टीडीएस काटेगी डिविडेंड, जब एसपीवी या बिजनेस ट्रस्ट पे करेगी डिविडेंड, तो टीडीएस कितना काटेगी? 10%। पर वो टीडीएस एनआरएफसी के हाथ में कितने पर टैक्सेबल होना चाहिए? वो होना चाहिए सर 20% पे। तो अभी अपन ने पढ़ा था सर ऊपर कि अगर जितने परसेंट पे इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल है उतना टीडीएस कट गया तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत है क्या? नहीं, रिटर्न फाइल करने की जरूरत। बट अगर मान लो उसके हाथ में कितने परसेंट टैक्सेबल है सर? 20% से सर, 20% टैक्सेबल है। बट उसका टीडीएस कितना कटेगा यहाँ पे? उसका टीडीएस करेगा सर सिर्फ 10% कटेगा। क्यों 10%? क्योंकि यहाँ पे लिखा है सर 10% कटता है, मतलब सेक्शन में 10% दिया है उसके, तो 10% टीडीएस कटेगा, 20% से उसकी इनकम टैक्सेबल है, तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। समझ में आया? जहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं शुरू से, जहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था शुरू में एक लेक्चर में कि जहाँ पे भी आपकी इनकम में टीडीएस कट गया है और वो इनकम उतने रेट पे इंडिया में टैक्सेबल है, उस पर टीडीएस उतना कट गया है, 10% पे टैक्सेबल है, 10% टीडीएस कट गया, तो बात खत्म हो गई, बात वहीं पे खत्म हो गई, वहाँ पे रिटर्न फाइल की जरूरत नहीं है। बट देखो यहाँ पे 20% टैक्सेबल है, बट टीडीएस कितना कटा है सर? सिर्फ 10% कटा है, इसलिए यहाँ पे ज़रूरत है रिटर्न फाइल करने की, रिक्वायरमेंट आ जाएगी यहाँ पे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब कुछ नोट्स है, कुछ पॉइंट्स है इसके। देखो वही लिखा है,
एसएससी। अब देखो मैंने क्या हुआ है, बहुत सारे इन सेक्शंस में ना 115A में इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी के लिए कॉमन पॉइंट्स हैं, तो मैंने कॉमन पॉइंट्स फिर से लिखे हैं पूरे फिर से कॉमन पॉइंट्स पूरे लिखे हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक तो याद हो जाएंगे, ठीक है, और आपको पता रहेगा कि भाई ये तो कॉमन पॉइंट है, ये तो काटना है। आप पढ़ते टाइम ये नोट्स डाउनलोड करोगे ना, तो पढ़ते टाइम ये काट देना, ये सेम एज 115A लिख लेना। पर मैंने इसमें इंक्लूड किया है क्यों? क्योंकि आपको बार बार आपके नज़र के सामने आए और आपको याद हो वो, ठीक है। तो नोट्स पढ़ते हैं कि एसएससी नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ROI इफ टोटल इनकम कंसिस्ट ओनली ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 115A एंड TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड, TDS हैज बीन डिडक्टेड, मतलब TDS डिडक्ट कर लिया उतने ही रेट पे, तो अपन अभी पढ़ाइए, तो ROI फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 28 to 44C एंड सेक्शन 57 इज डिडक्टेबल व्हाइल कंप्यूटिंग अबव इनकम। अपन ने ऊपर ही पढ़े थे कि कोई एक्सपेंडिचर नहीं मिलता। इसका मतलब डिविडेंड पे जो 20% का वो मिलता है ना एक्सपेंस का डिडक्शन, वो भी नहीं मिलेगा। 57 में मिलता है ना 20% का, वो भी नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे हिंदी में लिखने कितना याद आता है, कितना काम आता है, ठीक है। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अबव इनकम, ऊपर ही पढ़ा है हमने। सर याद हो गया, ये पॉइंट भी याद हो गया सर। सर कैसे करो सर, इतना याद क्यों करा रहे हैं आप? हमको सब याद हो जा रहा है सर। मत याद कराओ सर, इतना मत याद कराओ। जस्ट किडिंग, सॉरी। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया ना, तो थोड़ा बीच बीच में ऐसा डिस्टर्बेंस आएगा, तो डोंट माइंड ना, क्योंकि मैं रात को 4:30 पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मेरे फेस से लग नहीं रहा होगा आपको, बट 4:30 पे कर रहा हूँ रिकॉर्ड, इसलिए थोड़ा सा एकदम ऐसा हो गया, ठीक है। पर एनर्जी पूरी रहेगी, चिंता मत करो, एनर्जी में कमी बिल्कुल लगेगी नहीं आपको। 4:30 रहे 5:30 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने पढ़ा था सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस एप्लीकेबल रहेगा, मतलब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कोई भी लॉसेस का, ठीक है। अब मान लो कि कब होता है लॉस, इफ शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड देन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट डिविडेंड इनकम, ठीक है। अगर शेयर्स को अपन ने स्टॉक इन ट्रेड में रखा है, एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा है, तो बिजनेस लॉस जो होगा उस पर वो अपन डिविडेंड के इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब चैप्टर 6 से अपन ने पढ़े तो नॉट अलाउड है, चैप्टर 6 से जनरली अलाउड नहीं रहता। पर मैंने पढ़ाते टाइम आपको बोला था, फिर से जाते हैं अपन, मैंने आपको पढ़ाते टाइम बोला था कि आगे जाके इसमें कुछ चीज़ें हैं कि रॉयल्टी एफटीएस में और डिविडेंड में आपको मिलता है चैप्टर 6 से। ये मैंने पहले पढ़ते पढ़ते आपको बोला था, पहले लेक्चर में अभी शुरू में बोला था। तो सेक्शन 115A हैज़ बीन अमेंडमेड बाय फाइनेंस एक्ट 19। इट प्रोवाइड्स दैट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA शैल बी अवेलेबल टू द यूनिट ऑफ NRFC located in an IFSC. डिविडेंड रिसीव्ड बाय दैट यूनिट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA। अब देखो ये चाल समझो मोदी जी की, मतलब चाल नहीं है, मतलब दिमाग है ये। देखो क्या होता है कि चैप्टर 6 से नॉर्मली अलाउ नहीं करते, बट अमेंड किया फाइनेंस एक्ट 19 से 80LA अलाउ कर दिया। अब 80LA क्या है? 80LA में क्या होता है कि अगर कोई बंदा यूनिट इन IFSC के उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको 100% ऑफ प्रॉफिट मिलता है 10 असेसमेंट ईयर का आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ 15 असेसमेंट ईयर। मतलब 15 साल के इसमें से 10 साल उसको 100% प्रॉफिट डिडक्शन मिलता है IFSC में, ठीक है। तो अब मोदी जी ने क्या बोला कि अगर आप यूनिट आपकी IFSC में NRFC की अगर यूनिट IFSC में लोकेटेड है तो उसमें क्या होता है 15 साल में से 10 साल का उसको डिडक्शन मिल जाता है प्रॉफिट का। तो जो डिविडेंड में मिलेगा ना उसको वो भी अपन एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो बेसिकली मोदी जी क्या बोल रहे हैं, आप आओ यूनिट बनाओ IFSC में, हम क्या करेंगे पर 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बाहर के लोग और IFSC में आएंगे। पर्पज समझो मोदी जी का, बाहर के लोग और IFSC में आएंगे तो उनको डिडक्शन मिलते जाएगा, 80LA का मिलेगा। क्या फ़र्क पड़ता है, लो ना डिविडेंड का एग्जाम्पशन, मतलब अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा मोटा ही अपने लिए। इससे टैक्स कितना मिलता है अपने को, 20% टैक्स मिलता। पर उसकी जगह क्या हो रहा है कि वो कंपनी की NRFC की जो यूनिट है वो IFSC में आ रही है, और IFSC में आके IFSC की वैल्यू बढ़ रही है, IFSC में कंपनीज आ रही है, और तो ये एनकरेजमेंट है IFSC का। तो इसलिए 80LA का डिडक्शन गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट को अमेंड करके अलाउ किया है 19 के, समझ रहे हो। 100% प्रॉफिट का डिडक्शन मिलता है 10 साल की आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम का भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा उसमें, ठीक है। अब यूनिट ऑफ UTI क्या होता है, या तो यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी होता है, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग होता है। अब UTI को भी मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ आपको, फुल लेक्चर जो आते हैं मेरे उसमें एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल में। अभी इससे ज़्यादा इसमें काम नहीं है, पर आप ये समझ लो कि जहाँ जहाँ डिविडेंड में बहुत जगह ऐसा होता है कि जो आपकी इनकम है ना वो 20% टैक्सेबल है,
बट TDS में ना वो रेट्स बरोबर नहीं है, वो फाइनेंस एक्ट 21 से सब मेन हो जाए, मतलब वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो TDS में जहाँ जहाँ TDS पूरा नहीं काटा है, आपकी इनकम ज़्यादा रेट से टैक्सेबल है, तो वहाँ वहाँ NR को क्या करना पड़ेगा, अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ध्यान रख लो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 115 है, टैक्स ऑन रॉयल्टी एंड FTS इन केस ऑफ NRFC। अब रॉयल्टी एंड FTS में क्या होता है, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अदर देन इनकम रिफर्ड इन सेक्शन 44DA। अभी 44DA क्या है सर, अदर देन ये क्यों लिखा है सर, अदर देन 44DA, ये अपन पढ़ेंगे बेटा, चिंता मत करो, पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो सर रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर रॉयल्टी और FTS को मिल रही है तो वो टैक्सेबल होती है। ठीक है, और रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंसर्न इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रॉयल्टी FTS मिल रही, या फिर कोई इंडियन कंसर्न से इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना क्वेश्चंस में भी, बस ध्यान रखना, देखना कि वो पर्टिकुलर आपका जो एग्रीमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं। ठीक है, अब रेट ऑफ टैक्स 10% और रेट ऑफ 10% और रेट एज पर DTA विच एवर इज लोअर। कितना है, 10%। सर रॉयल्टी FTS में कितना 10% है, या फिर DTA जिसका भी रेट लोअर रहेगा। अब सर दोनों सेम रहा तो क्या करेंगे, तो अपन DTA का रेट लेंगे, क्योंकि जो इंडियन रेट है 10% उस पर सरचार्ज अलग लगता है, इसलिए DTA का रेट ले लेंगे उसमें। अब सर रेट यहाँ पे 10% है, रेट फिर से रिकैप कर रहा हूँ। डिविडेंड कितना सर, 20%। सर याद हो गया, 20% क्या था डिविडेंड में। इंटरेस्ट में कितना था सर, सर एक जगह 20% था गवर्नमेंट वाली जगह, बाकी जगह 5% और एक जगह 4% IFSC वाली जगह पे। ठीक है, याद होगा पूरे रेट याद हो गए, यस सर याद हो गए सर। ठीक है, अब रॉयल्टी FTS में 10% है रेट। अब रॉयल्टी में क्या आता है, रेंट आता है, हायर चार्जेस आता है, लीज चार्जेस आता है, ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। क्या क्या नहीं आता, हायर चार्जेस ऑफ ऑयल रिग्स कवर्ड बाय सेक्शन 44B। 44B क्या है सर, 44B है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ऑयल रिग्स के इनकम को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपन एक रेट रहता है 10% रहता है शायद, 10% डायरेक्टली टैक्सेबल कर देते हैं। ठीक है, ऑयल रिग्स के जो भी हायर चार्जेस रहते हैं उसको, क्योंकि ऑयल रिग्स बहुत बड़े रहते हैं, उसको रॉयल्टी में अपन नहीं रख सकते, उसको सीधे प्रिजम्पटिव इनकम उसका आ जाता है, उसको रॉयल्टी में नहीं आती, वो जो रेंट रहता है उसका वो रॉयल्टी में नहीं आता। रेंट, हायर चार्जेस, लीज चार्जेस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये रॉयल्टी में आता है। ठीक है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में क्या आता है, जनरली FTS में आता है इंजीनियरिंग फीस, कंसल्टेशन फीस, ये सब जो फीस रहती है ये आती है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में। ठीक है, अब देखो रॉयल्टी की डेफिनेशन लिखी है, रॉयल्टी इंक्लूड्स कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी राइट्स लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉपीराइट, लिटरेरी, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक वर्क इंक्लूडिंग films or videotapes for use in connection with radio broadcasting, but not including consideration for sale, distribution or exhibition of cinematographic films। सर ये क्या हुआ सर, काटे क्यों है सर, ये अमेंड हुआ है फाइनेंस एक्ट 20 से। क्या हुआ है कि जो नॉट इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स था वो कट कर दिया अपन ने। मतलब अब सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन पे कोई कंसिडरेशन मिलेगी तो वो रॉयल्टी होगी। ठीक है, अब इसको रॉयल्टी माना जाएगा, किसको, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन में जो भी कंसिडरेशन मिलेगा उसको रॉयल्टी माना जाएगा। पहले नहीं माना जाता था, बट अब इसको रॉयल्टी माना जाता है, ये फाइनेंस एक्ट 20 से अमेंड हो गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डिडक्शन ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स रॉयल्टीज अलाउड ओनली इफ TDS इज डिडक्टेड एंड पेड एज पर सेक्शन 40AI एंड 40AIA। मतलब क्या, रॉयल्टी में अगर आपने पेमेंट करते टाइम TDS काटा है तभी आपको उसको रिडक्शन मिलेगा, नहीं तो आपका डिसअलाउ हो जाएगा एज पर सेक्शन 40AI 100% अगर NR को पे किया तो, या 40AI अगर रेसिडेंट को पे किया तो। ठीक है, इसमें 30% होता है। अब नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 2844C एंड सेक्शन 56(7) इज डिडक्टेबल वाइल कंप्यूटिंग अदर इनकम। अपने को पता है अबव इनकम कि ये डिडक्शन नहीं मिलता सर, ये तो याद हो गया सर। ठीक है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कांट बी सेट ऑफ, सर याद हो गया सर, कितने और पढ़ाओगे सर, याद हो गया। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस एप्लीकेबल मिलेगा सर, हमको पता है सर, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मिलता है, पता है, याद, पूरा याद। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 आर एप्लीकेबल इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अबव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अब यहाँ पे रॉयल्टी FTS पे ना उन्होंने क्या कर दिया कि डिडक्शन चैप्टर 6 का दे रहे हैं वो। अब मेरे को बताओ, जो बाहर के बंदे हैं वो रॉयल्टी FTS से कमाएंगे तो इन्हें डिडक्शन कौन सा लेंगे, तो सोचो समझो किस चीज़ पर डिडक्शन लेंगे वो। ATC लेंगे, नहीं सर। ATD लेंगे, नहीं सर। ATC में क्या आता है, PPF अगर आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, वो सब लेंगे क्या वो, सर नहीं लेंगे सर।
ATD लेंगे क्या मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह? नहीं सर। वो लोग क्या करेंगे, वो आएंगे, वो क्या चाहते हैं कि वो अगर बाहर से आ रहे हैं इंडिया में, अगर वो रॉयल्टी कमा रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को खुश भी रखे। वो इंडियन गवर्नमेंट को खुश कैसे रखेंगे? थोड़े पैसे देखें। कैसे पैसे देखें? 80 या तो 80G में, या तो 80GGB में, या तो 80GGC में। 80G क्या है? डोनेशन, PM रिलीफ फंड और ये सब फंड जो होते हैं उस पर। 80GGB क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। GGC क्या है? इलेक्टोरल ट्रस्ट। अगर इन लोग को दे रहे हैं वो, तो हमने उसको डिडक्शन भी दे दिया, भाई लो डिडक्शन ले लो। कि कितना स्मार्ट मूव है देखो, कि हम चाहते हैं कि वो आए और हमको 80GGB, GGC या 80G में अपने को पैसा दे दे, इसमें इन्वेस्ट करो, उसको डिडक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ इस चीज़ में डालो पैसा, डिडक्शन भी लो। बट इन चीज़ों का जनरली एप्लीकेबल रहता है। तो अपन ने चैप्टर 6 में अलाउ क्यों किया उनको रॉयल्टी और FTS में? ताकि वो 80GGB GGC G में डाले पैसा, गवर्नमेंट के पास पैसा आए, और वो पैसा डालेंगे तो गवर्नमेंट खुश भी रहेगी उनसे। साधारण सी बात है कि GGP GGC या G में अगर पैसा गवर्नमेंट के पास आया तो गवर्नमेंट खुश रहेगी, परेशान नहीं करेगी, कुछ भी दिक्कत नहीं करेगी उनको। तो वो भी सोचते हैं हम 1-2 करोड़ रुपये दे देते हैं इसमें। उनके क्या 1-2 करोड़ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 200 करोड़ का उनका सब ट्रांजेक्शन रहता है। 1-2 करोड़ उनको डोनेट भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। अब एक पॉइंट यही है कि SSC इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ROI। कब रिक्वायर्ड नहीं रहेगा सर? पता है सर, जब उसमें यही इनकम रहेगी और TDS कट गया रहेगा। सर याद करा दियो सर, आपने पूरा याद करा दिया, ठीक है, थैंक्स। एक्सप्लेनेशन 4 पढ़ते हैं हम, सेक्शन 9 का। पेमेंट रिसीव्ड बाय फॉरेनर फ्रॉम अ रेसिडेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट्स और लाइसेंस टू फॉर यूजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज रॉयल्टी। अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करने का राइट्स या लाइसेंस ट्रांसफर करता है NRR को, तो उसके लिए जो पेमेंट होता है उसको भी रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन 4 बोलता है। एक्सप्लेनेशन 5 क्या बोलता है? अब क्या होता है, अपन जितना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं ना, जब मॉल में गए, कहीं भी गए, आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हो, स्वाइप होता है, वो वेरीफाई होता है एकदम, देखो ना 3-4 सेकंड वेरीफाई हो जाता है। तो वेरीफाई कौन करता है? वो इंडियन बैंक करती है क्या? वो इंडियन बैंक भेजती है किसको? ऑस्ट्रेलिया में एक सर्वर है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, वो कंपनी का आया था, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस की कोई कंपनी है वो शायद। तो वहाँ पे वो सर्वर से वेरीफाई होता है वो 4 सेकंड में। तो वो जो 4 सेकंड वेरीफाई करती है वो सर्वर, वो इंडियन बैंक से पैसा लेती है, ठीक है। तो हर ट्रांजेक्शन में 1-2 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये जो भी लेती होगी वो, तो ये जो पैसा लेती है जो इंडियन बैंक पेमेंट करती है किसको? बाहर वाले वो सर्वर को। कौन सर्वर को? जो अपन स्वाइप करते हैं ना तब। तो वो जो पेमेंट कर रही है वो 1 रुपये, 1.5 रुपये पर ट्रांजेक्शन, कितने हज़ारों करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं अपने इंडिया में। तो वो जो पैसा पे हो रहा है दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज रॉयल्टी। फर्क नहीं पड़ता वो पेमेंट बाहर हो रहा है, पेमेंट इंडियन बैंक कर रही है कि नहीं कर रही है, इंडियन बैंक आउटसाइड है, कुछ भी है, अगर वो स्वाइप हुआ है और पेमेंट हुआ है इंडिया से, उसको इंडिया में स्वाइप हुआ और पेमेंट हुआ है, तो वो रॉयल्टी मानी जाएगी और वो डीम टू अक्रूड इन इंडिया होगी, ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 6 क्या बोलता है? अब क्या होता है कि जो इंडियन TV चैनल्स है, ये सब अब इंडिया के लोग सब बाहर रहते हैं, कनाडा में पूरे इंडियन से रहते हैं, पंजाबी रहते हैं पूरे, दुबई में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। तो ये सब जो बाहर लोग रहते हैं वो इंडिया के TV सीरियल्स देखते हैं। तो इंडियन TV चैनल्स जो है ना, स्टार प्लस, कलर्स, ये सब, ये क्या करते हैं, अपना जो चैनल्स है ये बाहर भी दिखाते हैं। तो बाहर दिखाने के लिए बाहर के सैटेलाइट को पे करते हैं कुछ ट्रांसमिशन फीस, ठीक है, ट्रांसमिट करने के लिए TV चैनल अपने TV सीरियल्स को बाहर ये लोग पैसा पे करते हैं। तो जो पैसा पे करते हैं वो भी रॉयल्टी मानी जाएगी, और ट्रांसमिशन फीस को रॉयल्टी के अंदर माना गया है। एक्सप्लेनेशन 6 बोलता है, ठीक है। अब एक केस लॉ है दिल्ली हाई कोर्ट का कि एल्काटेल लूसेंट कनाडा वाला। तो ये एल्काटेल लूसेंट कनाडा जो कंपनी थी, ये क्या करती थी, एक GCM वाला वो बनाती थी हार्डवेयर, GCM बोल रहा हूँ, GSM वाला, GSM रेडियो टेलीफोन सर्विस वाला कुछ हार्डवेयर बनाती थी। और वो हार्डवेयर के साथ क्या हुआ कि वो हार्डवेयर चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर ज़रूरी था, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जब अपन वो हार्डवेयर डालेंगे तो क्या करती थी, वो एम्बेड करती थी, उसमें एम्बेड करती थी वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, और वो इंडिया में देती थी। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज उनसे लेती थी, वो फ्रांस, कनाडा, जो जहाँ से भी हैं। तो क्या होता था कि अब AO क्या बोलता है कि जो ये सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर अपने ऊपर ही पड़े एक्सप्लेनेशन 4 में, कि सॉफ्टवेयर का जो पैसा पे कर रही है इंडिया से बाहर पे कर रहा है नॉन रेजिडेंट को, कोई भी इंडियन, तो सॉफ्टवेयर का पैसा क्या होता है, वो रॉयल्टी होता है, ठीक है। अब AO क्या बोलता है कि आप में जो हार्डवेयर में जो सॉफ्टवेयर का आपने डाला है, वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट अपन कर देंगे कितना पैसा सॉफ्टवेयर का है, एंड वो सॉफ्टवेयर के पैसे को अपन रॉयल्टी ट्रीट करेंगे, ठीक है। मतलब अपने को लगता है सही है, लॉजिकल है कि सॉफ्टवेयर का जो पैसा है हार्डवेयर में, वो अपन रॉयल्टी ट्रीट करेंगे सॉफ्टवेयर के पैसे को, उतने पार्ट को। बट हाईकोर्ट क्या बोला, हाईकोर्ट आया बोला कि देखो ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में एम्बेड होके आया है, ठीक है,
सॉफ्टवेयर का पर्टिकुलरली अकेले इंडिपेंडेंटली कोई यूज़ नहीं है। अगर अपन सॉफ्टवेयर को इंडिपेंडेंटली यूज़ करने जाओ तो उसका कोई यूज़ नहीं है, वो उसको हार्डवेयर में लगाएंगे तभी उसका यूज़ है। ठीक है, तो इस केस में जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में एम्बेड होकर आया है उसको रॉयल्टी नहीं मानी जाएगी, उसको एट्रीब्यूट नहीं करेंगे उसमें अलग से इनकम कुछ भी, उसको नॉर्मल हार्डवेयर सेल माना जाएगा। देखो, इफ पेमेंट इज मेड फॉर हार्डवेयर इन विच सॉफ्टवेयर इज एम्बेडेड एंड सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट फंक्शनल एग्जिस्टेंस, सॉफ्टवेयर का अलग से कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में नो अमाउंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रॉयल्टी ऑफ फॉर सॉफ्टवेयर, ये हाई कोर्ट ने बोला था। ठीक है, तो इफ में इसमें सॉफ्टवेयर के जो पेमेंट किए वो रॉयल्टी नहीं होगा क्योंकि उसका अलग से कोई भी वजूद नहीं है। सिंपल, एकदम हिंदी भाषा में लिख दिया हमने, एकदम सिंपल। क्या कि सॉफ्टवेयर जो पेमेंट हुआ है उसका वजूद ही नहीं है अलग से कोई, तो इस केस में रॉयल्टी नहीं मानी जाएगी इसको। ठीक है, तो ये बहुत केस लॉ, इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इससे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो केस लॉ नाम याद मत रखो, कोई ज़रूरत नहीं नाम याद रखने की, बट इसमें जो लिखा है ना ये चीज़ याद रख लो, क्या मतलब है इसका, और नाम भी याद होगी आपको। क्या नाम है? एल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा, CIT वर्सेस एल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा। क्या है सर? एल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा, CIT वर्सेस एल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा। देखो याद हो गया, मैंने याद नहीं कराया ना, खुद याद हुआ है आपको, मैंने याद नहीं कराया, मेरे को मत बोलना। CIT वर्सेस, आप केस लो याद करा रहे हो सर, मैं याद नहीं कराया हूँ, तो आप खुद याद हुआ है आपको। CIT वर्सेस एल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा, याद हो गया आपको। चलो अब करते हैं सेक्शन 44DA। 44DA क्या होता है कि अगर NRFC जो इंडिया से रॉयल्टी FTS कमा रही है, ठीक है, अगर उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या फिर कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस से इंडिया में वो बिजनेस कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, वह आता है सेक्शन 44DA। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं, वेयर NRFC हैज़ P इन इंडिया और performs professional services through a fixed place in India and royalty and FTS is effectively connected with such P, जो royalty FTS जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है that is effectively connected with such P, उस केस में क्या होता है कि उस केस में 44DA अप्लाई होता है। ठीक है, सेक्शन 115A अपन पढ़ रहे हैं, when NRFC does not have any P or fixed place of business or profession in India, अगर उसका कोई P नहीं है और फिक्स प्लेस नहीं है तो उसको कौन सेक्शन एप्लीकेबल होगा? 115A। बट उसका P इन इंडिया है और वो परफॉर्म्स कर, मतलब वो रॉयल्टी एंड FTS इफेक्टिवली कनेक्टेड है विद सच P। ठीक है, तो उस केस में 44DA अप्लाई होता है। अब 44DA में रेट क्या है? टैक्सेस 40% प्लस सरचार्ज, कितना? 2.5% और सेस। टैक्स रेट क्या है? अगर P है इंडिया में तो 40% रेट है। ठीक है, अब टैक्स रेट इसमें क्या है? 10% रॉयल्टी FTS में, अपन ने पढ़ा सरचार्ज प्लस सेस के साथ। ठीक है, अब 44DA में कंपलसरीली उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, इसमें 115A में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें 44DA में कंपलसरी ऑडिट रिक्वायरमेंट है भाई, उसको ऑडिट करना पड़ेगा, इसमें ऐसी कोई ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अलाउड रहता है, इसमें भी अलाउड रहता है सर। ठीक है, लॉसेस ऑफ अदर बिजनेस इन इंडिया कैन बी सेट ऑफ, इसमें भी सेट ऑफ कर सकते हैं, दोनों में सेट ऑफ कर सकते हैं। अब इसके जो भी 44DA जो PE के एक्सपेंसेस रहेंगे, ऑल एक्सपेंसेस विल बी अलाउड बाय कंप्यूटिंग इनकम अंडर PGBP एंड इसमें नो एक्सपेंसेस इज अलाउड बाय कंप्यूटिंग सच इनकम। अपन 115A में पढ़ रहे हैं, देर से पढ़ के आ रहे हैं कि कोई भी इनकम में कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं रहेंगे, 28 से 44C तक या फिर 57 का कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, बट 44DA में एक्सपेंसेस सारे अलाउड होते हैं कुछ एक्सेप्शंस के साथ। अब एक्सेप्शंस क्या है? नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर which is not wholly and exclusively incurred for business of such PE or fixed place। अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर है जो wholly and exclusively उस PE के लिए अगर इनकर नहीं हुआ है तो उस केस में वो डिडक्शन अलाउड नहीं होगा एक्सपेंसेस का। क्या बोला मैंने? ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर है अगर वो wholly and exclusively उस PE के लिए या फिर उस बिजनेस के लिए अगर वो इनकर नहीं हुआ है तो उस केस में वो डिडक्शन अलाउड नहीं रहेगा। अगर आधा इसके लिए आधा उसके लिए तो उस केस में नहीं रहेगा, होली एंड एक्सक्लूसिवली इसके लिए ही होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है फॉर एनी अमाउंट पेड बाय PE टू इट्स हेड ऑफिस और अदर ऑफिसेस। अगर कोई अमाउंट पे कर रहा है PE हेड ऑफिस अदर ऑफिस को कोई भी चीज़ का, वो डिडक्शन अलाउड रहेगा क्या? नहीं सर, वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, बट इसमें सेकंड पॉइंट में एक एक्सेप्शन है, क्या कि डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय HO और अदर ऑफिसेस इफ सच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर सच PE इन इंडिया। अगर HO और दूसरे PE ने इंडिया के अपने PE के लिए कोई एक्चुअल एक्सपेंसेस किए हैं
और उसका रीइंबर्समेंट इंडिया से जाता है उसको, तो वो अलाउड रहेगा। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंसेस की एलोकेशन देखो, समझो समझो समझो, अगर उन्होंने बाहर कोई, मान लो बाहर हेड ऑफिस ने खर्चा किया 100 करोड़, उसको एलोकेट करते हैं 20 करोड़ का में इंडिया में, इंडिया के लिए 20 करोड़ खर्चा किया मान लिया उसने, तो जब एलोकेशन रहेगा जो, वो अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, बट अगर बाहर के एचओ ने इंडिया के लिए, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए 20 करोड़ अलग से खर्चा किया है एंड वो इंडिया से रीइंबर्स हो रहा है उसको, तो उस केस में वो डिडक्शन अलाउड रहेगा। ठीक है, बाप रे सर खत्म हो गया चैप्टर? हाँ बेटा खत्म हो गया, थोड़ा 1 घंटा लगा अपने को करने में, बट अपन ने बहुत अच्छे से याद कर लिया। अभी आपको इसके बाद इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस में इंटरेस्ट में रेट कितना लगता है सर? 20%, 5% और एक जगह 4% आईएफएससी वाला जगह पे। ठीक है, याद हो गया ये? ठीक है सर, डिविडेंड पे सर 20%, सर इंटरेस्ट पे रॉयल्टी एफटीएस पे सर 10%। ठीक है, 10% और डीटीए रेट विच एवर इज लोअर। ठीक है सर कहीं भी अपने को अगर उसने आरओआई फाइल करने की जरूरत कब नहीं है? जब उसका सिर्फ यही इनकम है उसकी और टीडीएस उस पर कट गया है, तो उस केस में उसको आरओआई फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर कुछ पेमेंट करा टीडीएस काटना पड़ेगा उसको, काटना पड़ेगा। चैप्टर 6 से कई जगह अलाउड है। ठीक है, कुछ सेक्शन 80 एलए में और 80 जीजीपी जीजीसी और जी में। ठीक है, दूसरा, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। ठीक है, कॉमन पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, 28 से 44 तक कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉस पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे कॉमन पॉइंट्स है। तो अपना चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सिर्फ इंटरेस्ट क्या है, डिविडेंड और एफटीएस रॉयल्टी इंटरेस्ट, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो समझ में आया कि नहीं? देखो ये 3-4 सेक्शन ही है, पर बहुत टिपिकल है और बच्चों को गलती होती है इसमें, इसलिए मैंने कराया। अब देखो इसके ना कुछ क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में, अपन वो कर लेते हैं फट से, 10-15 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं पूरे। 1 घंटे आपने पढ़ लिया, 10-15 मिनट और पढ़ लो। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस सर आपने 1 घंटा ले लिया सर इसको, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया इसको, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है। आपको इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें। इतने डिटेल में, इतने कम टाइम में आप नहीं पढ़ पाओगे इससे बेटर। और नोट्स बहुत प्यारे बनाए हैं, नोट्स डाउनलोड कर लेना और प्रिंट कर लेना। ठीक है, इससे अच्छे नोट्स कहीं और मिले उससे पढ़ लेना, इससे अच्छे नोट्स कहीं मिले तो उससे पढ़ लेना, मतलब मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ आपको, इससे अच्छे नोट्स मिले पक्का पढ़ लेना, पर नहीं मिलेंगे मैं बता रहा हूँ। मतलब इतने प्यार से मेरे लेक्चर के साथ एक बार पढ़ोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब इसको नोट्स पढ़ोगे ना आप, तो 20 मिनट में पढ़ लोगे पूरा चैप्टर इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस, पूरा ये रिवाइज हो जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो अपन क्वेश्चन चालू कर रहे हैं मॉड्यूल में जो दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 क्या बोलता है? Atlant, Italy, a company incorporated in France, was engaged in manufacture, trade and supply of equipment and services for GSM cellular radio telephone system। अब देखो यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर चैप्टर में मतलब इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस के क्वेश्चन बहुत कम है। क्वेश्चन कम क्यों है? इसके क्वेश्चन ना अलग से बहुत ज़्यादा कभी कभी आते हैं, बट साथ में मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन आया उसमें इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस भी एक पार्ट रहेगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आता है इनकम कैलकुलेट करने का, उसमें इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस की इनकम डाल देते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलरली चैप्टर 2-5 मार्क का आता है, 2-4 मार्क का, बट बड़े क्वेश्चन में 10 मार्क के क्वेश्चन में आपको अंदर डाल देगा ये चैप्टर के पॉइंट्स डाल देगा। तो चैप्टर याद करना, याद या फिर समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली इस चैप्टर के नहीं मिलेंगे, बट आपको हर जगह ये आते हैं, हर पेपर में आता है, हर पेपर में किसी न किसी तरीके से पूछता ही है। और अब आप गलती नहीं करोगे, ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि मुझे खुद जब मैं पढ़ता था मेरे टाइम पे मुझे भी दिक्कत जाती थी इस चैप्टर में, समझ में नहीं आता था यार ये इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस क्या है, कैसे डीम टू राइज इन इंडिया होगा। पर मुझे अब आई एम श्योर कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको दिक्कत तो नहीं जाएगी पक्का, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, अटलांट इटली कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रांस वाज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर, ट्रेड एंड सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड सर्विसेज फॉर जीएसएम सेलुलर रेडियो टेलीफोन सिस्टम। क्या है जीएसएम सेलुलर रेडियो टेलीफोन सिस्टम? सर हमने पढ़े ऐसा कुछ, याद आ रहा है? It supplied hardware and software to various entities in India. Software licensed by SSC embodied the processes which is required to control and manage the specific set of activities involved in the business use of its customer, and also made available to its customer who used it to carry out their business activities. The AO contended that the consideration for supply of software embedded in hardware is royalty under section 916. Explain the correctness of AO के कंटेंशन को आपको बताना है सही है कि नहीं। पता है क्या आपको? ऐसा कुछ पढ़े क्या बनना है अभी? बताओ, पढ़े क्या? याद आ रहा है ना? हाँ सर बहुत इजी सर, हमको पता है सर कि जो सॉफ्टवेयर है सर, हमको तो सर केस लॉ भी याद है। कौन सा है सर?
सर CIT वर्सेस एल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा, ये देखो केस लॉ भी याद है ना आपको, मैंने याद नहीं करा, आपने खुद याद किया, मैं कौन बोलना बाद में, सर आपने याद करा दिया, ठीक है। तो बेसिकली पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा है सर कि जो CIT वर्सेस एल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा है वो बोलता है कि जो GSM मोबाइल है, payment is made for hardware in which software is embedded and the software does not have any independent functional existence. No amount could be attributed as royalty for software in terms of section 916. ठीक है, देखो मैंने जो लैंग्वेज अपने नोट्स में यूज़ किया हो ना, बहुत सारी जगह मैं लैंग्वेज वो यूज़ करता हूँ, जहाँ सिंप्लीफाई करने की जरूरत है वहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ, पर जहाँ जहाँ जरूरत है कि उसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखूँ मैं लिखता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, वेयर पेमेंट इज मेड फॉर हार्डवेयर इन विच द सॉफ्टवेयर इज एम्बेडेड एंड द सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट फंक्शनल एग्जिस्टेंस। अभी इंडिपेंडेंट फंक्शनल एग्जिस्टेंस जो पॉइंट है लिखना पड़ेगा आपको। नो अमाउंट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू एज रॉयल्टी फॉर सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 916। तो जो ये AO का कंटेंशन है ये रॉन्ग है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, मज़ा आ गया सर, आ रहा है ना मज़ा? मज़ा आया तो पक्का अपने दोस्तों से शेयर करना, पसंद आया होगा तो लाइक करना, और नया हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना यार। आई वांट कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ूँ। अभी क्या हुआ, अभी ये जब पोस्टपोनमेंट हो गया, एग्जाम्स पोस्टपोनमेंट हुई थी पहले, तो उस टाइम पे लोग आना चैनल पे बंद ही कर दिए थे, मतलब कोई भी लेक्चर देखता नहीं था, ना कोई डाउट पूछता था। अब जैसी डेट आई है 5 जुलाई, तब से फिर से वो नॉर्मल हो गया। तो अभी वो चैनल की एक्टिविटी पूरी रुकी गई थी उस टाइम पे, कोई पढ़ता ही नहीं था, कोई भी नहीं पढ़ता था, तो अभी फिर से नॉर्मल हो गई थोड़ी सी। तो अगर नए हो सब्सक्राइब कर देना और दूसरा शेयर करो, बहुत काम आने वाला है ये सबको, ठीक है। एग्जामिन विद रीजंस, क्योंकि मैंने आज पोल कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें मैंने पूछा कि आपको रॉयल्टी इंटरेस्ट एफटीएस कितना बनता है, तो 83-84% लोगों ने बोला कि हमको नहीं बनता सर, 17% लोगों ने बोला कि बनता है, ठीक है। वो उनसे मतलब भी नहीं है अपन को। जो 83% लोग जिनको नहीं बनता है उनके लिए ही है, सबको भेजो, ठीक है। एग्जामिन विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया in the hands of recipients under section 9 of income tax act. चलो, undrawn resident German company which did not have PE in India entered into an agreement for execution of electric work in India. मतलब ये FTS वाली चीज़ है, ठीक है। Separate payments were made towards drawing and designs which were described as engineering fees. The SEC contended that such business profit should be taxable in Germany as there is no business connection within meaning of section 911. अच्छा, 911 देखो, 911 बिजनेस कनेक्शन का बोल रहा है, SEC बोल रहा है, पर इसमें 911 इन्वॉल्व ही नहीं है सेक्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो जहाँ 911 बिजनेस कनेक्शन वाली चीज़ें वो नहीं करा रहा हूँ मैं, वो तो अपने को अलग से करना है, तो इसमें वो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर है नहीं। तो क्या है ये, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, ये टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 91 सबसेक्शन 7, ठीक है। अब सेपरेट पेमेंट हुआ है टुवर्ड डिज़ाइन एंड ड्राइंग्स में, उसको इंजीनियरिंग फीस बोला है, ये टेक्निकल फीस आएगी, इसको टेक्निकल फीस माना जाएगा और ये टैक्सेबल होगी इंडिया में, ठीक है। तो डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, एज पर एक्सप्लेनेशन बिलो सेक्शन 9(2) वेयर इनकम इज डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया सच इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट हैज रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। बिजनेस हो ना हो, अगर उसकी डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया हो रही है तो वो टैक्सेबल होगी इंडिया में, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, बिजनेस कनेक्शन वाला है, ये अपन नहीं पढ़ रहे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ रहे, बाद में पढ़ेंगे। थर्ड, अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूज ऑफ पेटेंट डेवलप्ड बाय मिस्टर ए विच इज हु इज नॉन रेजिडेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही तो टैक्स लगता है क्या, पढ़ेगा अपन ने? यस सर, एज पर 916 इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डीम्ड टू अक्रूर राइज इन इंडिया। रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ पेटेंट, ठीक है। यूज ऑफ पेटेंट जो है वो उसको रॉयल्टी मानेंगे, जो कंसिडरेशन हुई इसके लिए। द अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट of India for use of patent developed by Mr. A non-resident is deemed to accrue rise in India. Hence, it is taxable in India in the hands of Mr. A. ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। साइंस इंजीनियरिंग, अ नॉन-रेजिडेंट फॉरेन कंपनी एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन एग्रीमेंट ऑन 25/6/20 विद एन इंडियन कंपनी एंड वाज इन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 8% फॉर 20 लाख इशूड बाय इंडियन कंपनी इन कंसिडरेशन प्रोवाइडिंग फॉर टेक्निकल नो हाउ यूटिलाइज इन इट्स बिजनेस इन मुंबई। अब देखो साइंस इंजीनियरिंग ने क्या किया है, बाहर की कंपनी, वो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में एंटर हुई इंडियन कंपनी के साथ और उसको इंटरेस्ट मिला है, किसको, इंडियन कंपनी को, ठीक है। नहीं सॉरी रुको, साइंस इंजीनियरिंग को इंटरेस्ट मिला है 8% डिबेंचर पे, ठीक है, जो इशू उन्होंने की है, और जो 20 लाख रुपए दिए है ना, वो इंडियन कंपनी को उसने टेक्निकल नो हाउ के लिए दिए। तो अब यहाँ समझो, यहाँ दो चीज़ हुई है, या तो उसने दो चीज़ हुई है, एक तो उसने 20 लाख रुपए के टेक्निकल नो हाउ के लिए पैसे दिए है, और उसको जो दी है उसके लिए 8% से इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसको डिबेंचर पे,
उसने क्या दिया, उसने डिबेंचर दिए 20% 8% डिबेंचर, तो 20 लाख पे उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो दो इनकम हो गई यहाँ पे, एक तो पहली 8% इंटरेस्ट और दूसरी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब देखो क्वेश्चन, देखो आंसर देखो, 20 लाख being the value of debentures issued by an Indian company in consideration of providing technical know-how for use of its business in India is in the nature of fee for technical services deemed to accrue rise in India. ठीक है to Sai Engineering, a non-resident foreign company under section 917, hence it is taxable in India. ठीक है, further as per section 915, income by way of interest payable by person who is resident in India is deemed to arise in India. Therefore, interest from debentures of Indian company is deemed to accrue rise in India in the hands of Sai Engineering by virtue of section 915. Hence it is taxable in India. तो उसको जो रॉयल्टी और एफटीएस उसने एफटीएस पे किया वो भी टैक्सेबल होगा 20 लाख, और जो उसको इंटरेस्ट मिला वो भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि दोनों चीज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगी। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। जेजे लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, entered into agreement with KK Limited, an Indian company, for rendering technical services to the latter for setting up fertilizer plant in Orissa. As per agreement, JJ Limited rendered both offshore and onshore services, ठीक है, to KK Limited for rupees 1 crore and 1.5 crore respectively. JJ Limited is of the view that it is not liable to tax in India in respect of fees of 1 crore as it is rendering for services outside India. Discuss the correctness. सॉरी वो बताया था गला खराब हो रहा है, 5 बज गई है। ठीक है, द एक्सप्लेनेशन बिलो सेक्शन 9(2) क्लैरिफाइज दैट द इनकम बाय वे ऑफ इंटर वालिया फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज फॉर सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन इंडिया, ठीक है, वुड बी डीम्ड टू अक्रूड राइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 917 इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम वेदर और नॉट सर्विसेज। अब देखो 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 फिर सुनो अच्छे सुनो, देखो क्या बोल रहा है, जो एफटीएस है वो डीम टू अक्रूड राइज इन इंडिया होगी वेदर और नॉट सच सर्विसेज वर रेंडर्ड इन इंडिया। अगर वो बिजनेस के लिए यूज हुआ है इंडिया में, ठीक है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अपन ने पढ़ा था, अगर इंडिया में बिजनेस के लिए या फिर दूसरे इनकम यूज करने के लिए अगर वो यूज हुआ है तो वो एफटीएस माना जाएगा वेदर और नॉट सच सर्विसेज वर रेंडर्ड इन इंडिया। तो जो उसने ऑनशोर अप्लाई मतलब प्रोवाइड किया या ऑफशोर प्रोवाइड किया, फर्क नहीं पड़ता तूने कहाँ प्रोवाइड किया, तूने जो सर्विस प्रोवाइड किया है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ काय में, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ इंडिया में बिजनेस करने के लिए, तो क्या वो डीम टू अक्रूड राइज इन इंडिया होगा क्या? यस सर होगा। देखो ये टेक्निकल सर्विसेज जो रिफर्ड है वर यूज्ड फॉर सेटिंग अप फर्टिलाइजर प्लांट इन ओडिशा, इसलिए जो 1 करोड़ एंड 1.5 करोड़ टोटल 2.5 करोड़ है वो टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में डीम टू अक्रूड राइज इन इंडिया होगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन खत्म हो गए आपके मॉड्यूल में, पर अलग से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, और इलस्ट्रेशन 1-2 है वो आप देख लेना खुद ही, मतलब उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसी सिंपल इलस्ट्रेशन है। खोलूँ क्या, एक मिनट रुक जाओ, देखता हूँ मैंने मार्क किए थे वैसे। चलो नहीं मिल रहा, छोड़ दो उसको। इलस्ट्रेशन बहुत इजी है, आप देख लेना, आपका जो भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें बुक सॉल्व कर लेना, आपको पूरे क्वेश्चन इसमें अब बन जाने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से आप बन ही जाएंगे आपको। ठीक है, पिछले कुछ एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया DT देखो नवंबर 18 में भी इसका क्वेश्चन आया था, मई 18 में भी इसका क्वेश्चन आया था, और नवंबर 19 में भी क्वेश्चन आया था इसका, तो सब करना है आपको ना। अब नवंबर 19 का अपन पहले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, नवंबर 19 का नवंबर 18 करते हैं, चलो नवंबर 18 करते हैं। नवंबर 19 ईजी है बहुत, नवंबर 19 में वही पूछ रहा है हाईवे बनाया 250 मिलियन का, तो वो इंडिया में होगा क्या? तो होगा क्या, आंसर क्या है इसका, होगा मतलब होगा ही ऑब्वियसली, तो वो इंटरेस्ट जो पे हुआ है उसके लिए वो डीम टू अक्रूड राइज इन इंडिया होगा। ये नवंबर आपको 19 में आया, देखो सिर्फ क्वेश्चन साफ साफ सीधे सीधा आया कि उसने मनी बोरोड किया हाईवे बनाने के लिए इंडिया में, तो वो आएगा कि नहीं, उसको इंटरेस्ट डीम टू अक्रूड राइज इन इंडिया होगा कि नहीं होगा। देखो नवंबर किसका, नवंबर 19 क्वेश्चन है, खत्म बंद कर दिया अपन ने। मई 18 में भी क्वेश्चन आया था इसका, मई 18 में भी एकदम से सिंपल क्वेश्चन आया था, ऐसे ही पूछ रहा था कि डीम टू अक्रूड राइज इन इंडिया होगा कि नहीं, तो आपको बता देना होगा। नवंबर 18 में आपका क्वेश्चन आया था थोड़ा सा बड़ा टाइप का, वो पढ़ते हैं अपन। रेड लिमिटेड, अ नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी, हैज एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरी है रॉयल्टी एफटीएस लिए, ठीक है, विद ब्लू लिमिटेड, इंडियन कंपनी, और February 21
एंड इज इन रिसीप्ट ऑफ फॉलोइंग पेमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन March 31, 2018। ठीक है, क्या क्या मिला उसको? इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹40 lakhs इशूड बाय ब्लू लिमिटेड ऑन 1 July 2017 इन कंसिडरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डिजाइंस। ठीक है, अब क्या मिला इसको? देखो, इंटरेस्ट मिला है 8% डिबेंचर्स पे। ठीक है, कितना? 8% निकालना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट। और उसने डिबेंचर जो दिए 40 लाख रुपए, वो क्यों दिए हैं? वो दिए हैं फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो। तो अपन ने क्वेश्चन किया था अभी मॉड्यूल में, मतलब इसमें दोनों इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। कौन सी? एक तो FTS, ठीक है, जो कि 40 लाख पर टैक्सेबल होगी, एक तो 8% आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सर्विस चार्जेस एट 2.5% फॉर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹500 lakh लीज आउट ऑफ ब्लू लिमिटेड पेबल ईच ईयर बिफोर March 31। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अवर इनकम, रेड लिमिटेड रिसीव्ड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹1.9 lakh फ्रॉम सेल ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी सब्सक्राइब्ड इन $। ठीक है, अब टोटल इनकम निकालना है अपने को US इसकी कंपनी की। देखो आंसर कहाँ है इसका? आंसर है यहाँ पे। देखो 40 लाख जो है डिबेंचर्स का, वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस बताया था आपको, वो इनकम में आ जाएगा। अब जो 2.5% जिसने सर्विस चार्जेस पे किया लीज मशीन पे, वो क्या होती है? सर्विस चार्जेस क्या होते हैं? वो होती है सर रॉयल्टी। तो 500 लाख का 2.5% 12.5 लाख, ये भी रॉयल्टी में आ जाएगा। कैपिटल गेन अपन ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडियन कंपनी पे जो है वो अलग से ले लेंगे, वो तो नॉर्मल टैक्स पे रहते हैं। ठीक है, अब अपन ने जो 40 लाख है इस पर तो FTS अपन ने लगा दिया, पर जो इसका इंटरेस्ट जो इंडियन कंपनी बाहर कंपनी को दे रही है, हमने अभी पढ़ा है, वो डीम टू अक्रूर राइज इन इंडिया होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 40 lakhs इंटू 8% टू 9/20 1 जुलाई को हुआ है। देखना ये थोड़ा सा सजेस्टेड आंसर में ऊपर नीचे हो जाता है। देखो ये 1 जुलाई 17 को पेमेंट हुआ है इंटरेस्ट का, 1 जुलाई मतलब इशू हुआ है 1 जुलाई से। तो डिबेंचर कितने इंटरेस्ट कितने दिन का रहेगा? 9 महीने का रहेगा। तो 9 महीने का डिबेंचर इंटरेस्ट लिया उसने 8% से 2,40,000। अब टैक्स रेट आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा टैक्स रेट। देखो रॉयल्टी पे 10% टैक्स रेट, आपको पता है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में माना है कि लिस्टेड है, वो जो कंपनी है उसके शेयर्स लिस्टेड है, तो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये तो नॉर्मल जो 112 में लगता है वो 20% लग गया। ठीक है, अब जो टैक्स रेट 40% और इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स लगा है सर। सर 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 यहाँ पे सर 40% क्यों लगा सर इंटरेस्ट? हमको लगा सर 20% लगेगा। देखो 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 क्या लिखा है, टैक्स एट 40% ऑन इंटरेस्ट। मैं बोला था गलती करोगे, ऑफ ₹2,40,000 सिंस डेट इज नॉट इनकर्ड बाय ब्लू लिमिटेड इन फॉरेन करेंसी। अब यहाँ पे जो डेट दी है आपको, ये डेट दी है ₹40 लाख रुपीज़, सब मिटाओ। देखो डेट रुपीज़ आपको दिए 40 लाख रुपीज़, मतलब 40 लाख इंडियन करेंसी में इशू है। अगर यहाँ पे लिखा रहता $2,000 या $20,000 या फिर कुछ भी डॉलर्स पाउंड में लिखा रहता, मतलब हमको समझ में आता कि फॉरेन करेंसी में इशू ही है। पर यहाँ ₹40 लाख लिखा है, मतलब ये हुआ है इंडियन करेंसी में। तो इस केस में इंटरेस्ट कितना लगेगा सर? इस केस में अप्लाई होगा क्या? हमने पढ़े थे कंडीशन क्या है, फॉरेन करेंसी में लोन मिलना चाहिए, तो लोन डिबेंचर्स लोन में आता है। तो अगर लोन इंडियन करेंसी में रहेगा तो सर 20% लगेगा, 40% लगेगा? 40% लगेगा। अरे ये देखो 40% टैक्स रेट लगा दिया। अब यहाँ आप गलती कर सकते हो, क्वेश्चन इसलिए कराया मैंने कि देखो जो ये 40% कहाँ है, हाँ, जो 40% लग रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये इससे लग रहा है क्योंकि ये इंडियन करेंसी में है, ये फॉरेन करेंसी में नहीं है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है सर, ये खत्म हो गया आपके क्वेश्चन। हमने सर वो पढ़ लिया पूरा, इंटरेस्ट रॉयल्टी FTS अपना पूरा खत्म हो गया। ये नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, मज़ा आई होगी तो प्लीज़, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने साथ दोस्तों शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, क्योंकि आप लोग वहाँ से बताते हो तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद बाकी लेक्चर्स में आने वाले हैं आपके, और द वेट इज़ ओवर PGBP के एडजस्टमेंट्स के लिस्ट और उसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं उसके लिए। एंड जो फर्स्ट वीडियो था मेरा, उसका पहले वाला, उसमें मोर देन 10,000 व्यूज़ है, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसके लिए मुझे बहुत सारे रिव्यूज़ आए, मतलब मैं बता नहीं सकता इतने रिव्यूज़ आए उसके लिए। पेपर के दिन, रिजल्ट के दिन बहुत सारे लोगों का बहुत हेल्पफुल है वो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो पहले वाला मत देखो, अब अभी वाला देखना, अभी जो मैं बनाने वाला हूँ 3-4 दिन के अंदर आ जाएगा वो, तो उसमें मज़ा आने वाला है आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। उससे PGBP पे आपका 25 मिनट पर रिवाइज हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे उससे। अपडेट कर लिया मैंने उसको बहुत अच्छे से। ठीक है फिर ख़त्म करें।
पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो। आपको और मेरे को मिलके ये इस चैनल को मुझे आगे बढ़ाना है। मतलब मैं खुद से आगे नहीं बढ़ पाऊँगा बिल्कुल भी जब तक आप लोग का साथ ना हो। तो आपको और मेरे को मिलके आगे बढ़ना है, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ, 5 बज गए सुबह के, और एनर्जी बिल्कुल कम नहीं हुई होगी, ऐसा बिल्कुल लगा नहीं होगा आपको एनर्जी कम हुई होगी, ठीक है। चलो पढ़ो अच्छे से, और कुछ 28-29 दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ो, निकालो भाई, ख़त्म करो इस बार ना। इस बार सीए बनना है, सीए का टैग चाहिए, या फिर अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो ये ग्रुप ख़त्म करना है और अगले अटेम्प्ट में सीए का टैग चाहिए। जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, सोशल मीडिया पूरा छोड़ दो, ट्विटर विटर मत करो। अब देखो फाउंडेशन वाला बच्चों को ज़रूरी था इसलिए वो लोग कर रहे थे, उनका पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम। आपका शेड्यूल आ गया है, आपका एग्ज़ाम टाइम पे होगा, और बिल्कुल उम्मीद मत रहना कि ऐसे ही पोस्टपोन करेगी एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसे ने नवंबर में एग्ज़ाम कराई थी। आई नो फर्स्ट वेव सेकंड वेव कंपेयर नहीं की जा सकती, बट आईसीए ने नवंबर में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम्स कराई थी। मतलब हम लोग पहले सब लोग बहुत डरे हुए थे, सब स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी, कि एग्ज़ाम कैसे होंगे, बट जो सेंटर से फीडबैक मिला है उसके बाद समझ में आया कि यार आईसीए ने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए थे, बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराई थी। तो जुलाई में एग्जाम्स होने के पूरे चांसेस, मतलब 100% चांसेस ही मैं तो बोलता हूँ। बिल्कुल कुछ सोचो मत, पूरा पढ़ो, 28 दिन में पूरा फोड़ दो अपना। दिन के 12-13 घंटे निकलने चाहिए आपके, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना। टाइम पास करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा, मारूंगा मैं, डांटूंगा मैं। नॉर्मली मैं बोलता रहता हूँ बच्चों को अपने, तो मतलब अदरवाइज मत लेना, पर मैं डांटूंगा, गुस्सा हो जाऊँगा मैं। टाइम पास कोई करते हुए दिखा मुझे, बिल्कुल टाइम पास नहीं करना। यूट्यूब पे सिर्फ लेक्चर्स देखना, यूट्यूब बाकी कोई भी चीज़ और दूसरी नहीं देखना है, ठीक है। पढ़ो अच्छे से, एकदम अच्छे से पढ़ो, और सीए बनो, लाइफ मज़े आ जाएंगे सीए बनने के बाद। भाई जो करना है कर सकते हो, कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगी। सीए बन जाओ बस एक बार, फ्री हो जाओगे ना, फ्री हैंड हो जाओगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। अपना एक बर्डन सिर से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खत्म हो गई, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोग अगर अच्छा बोलते हो अच्छे से। अगर आपका फ़ायदा और आपको बेनिफिट हो रहा है ना, तो उससे ज़्यादा एक टीचर को और कुछ भी नहीं चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। चलो बहुत बातें कर ली सर, जाओ टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।